कि अगर आपको ड्रग्स का कुछ पता लगे तो आप इस नंबर पे फोन करो। तो जब लोगों ने फोन किया, और आप भी ट्राई कर सकते हो, तो उस पे जो रिंगटोन आ रही है वो आ रही है, एक मौका केजरीवाल नू, तो एक मौका भगवंत मान नू, यू नो, अमित शाह टेल्स हिम कि भाई तुम्हारे में शक्तियां हैं, तुम्हें पता नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम सर्कस के लायक नहीं हो, ये तुम्हें केजरीवाल ने कन्विंस कर दिया है। एक तो बीजेपी कमजोर थी, ऊपर से कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया जाके, सिद्धू, चन्नी और कैप्टन अमरिंदर ऐसा लड़े आपस में, कहाँ इसको अपॉर्चुनिटी। ऐसी बातचीत चलते चलते मैंने औरंगजेब की ले ली। अच्छा, कपड़े फाड़ दिए औरंगजेब के। उसने कह दिया आपको पता है औरंगजेब ने क्या किया था? मैंने कहा बताओ भाई क्या किया था? उसने कहा था हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत औरंगजेब चाइनीज से जीत करके हिंदुओं को दे दिया था उसने, कैलाश पर्वत। हाँ, सुना मैंने। मैं तो दंग रह गया, मैंने कहा मैं गड्ढा यहाँ खोदूं, यहाँ मरूं, या कैलाश पे ही जाऊं गड्ढा खोदने। तो हरभजन कुछ मजे ले रहा था इससे कि अरे ये है। तो ये शाहरुख खान हरभजन की ओर देख के कहता है, ओए हरभजन, पठान हूँ ऐसा कुछ, भूल मत, यहाँ पे पठानों की भी कोई कमी नहीं है। अंग्रेजी की तो ऐसी ली है इन्होंने कि शेक्सपियर तो अभी भी कब्र में हिल रहे होंगे कि क्या, जब पाकिस्तानी बोलता है तो ये हिल जाते हैं, थरथरा जाते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। पाकिस्तानी। और इन्होंने गधे और कुत्ते बेचने स्टार्ट कर दिए। आपको पता है चाइना में बच्चे बेचने शुरू कर दिए भाई। सोचो आप जरा, बच्चे बेचने। यार भारत हमें निकलने नहीं दे रहा। हमने 27 में से 26 कंडीशन पूरी कर दी है, तब भी नहीं निकलने दे रहा। एस जयशंकर ने कहा बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे हम अपने घोड़े खोल दे रहे हैं कि आप ना निकलो इसमें। वैसे तो हमारे पास कोई अच्छी न्यूज आती नहीं है। हमारे पास अगर मैक्सिमम कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी तो ये आ जाएगी, उसने हमें कर्जा दे दिया। मैं 1-2 चैनल्स पे आया, मैंने खूब गरियाया इनको, पाकिस्तान को गरियाया, पाकिस्तानी चैनल, उनको बहुत मजा आया। कहते सर फिर अगला कब करेंगे यार? मैंने कहा यार तुम नेट फिक्स करा लो यार, नेट ही नहीं फिक्स होता। आई वाज थिंकिंग इट विल मेक यू नर्वस। जयशंकर हंस रहा है, यार मैं नर्वस होऊंगा साले, मैं साले रशिया से ऑयल ले रहा हूँ। मैं 1 महीने का जो एक्सपोर्ट है ना मेरा, वो तुम्हारे साल भर का है। और तुरंत उनके छूटते ही अगले दिन जो आप डूरेंट लाइन वाली बात बता रहे थे, उन्होंने कहा डूरेंट लाइन क्या होता है? मारो सालों को। वो भी ठोक रहे हैं, ये ठोक रहे हैं। उल्टा भारत से कहते भारत तो गजब का मुल्क है यार, तो बहुत बढ़िया लोग हैं। हमारी क्रिकेट टीम भी खड़ी कर दी है तो साले यहीं 2 कौड़ी के पाकिस्तानी। इमरान खान कह रहा है हो क्या, घबराना नहीं है। अचानक से जब आप 50-60 साल के हो और आपको पता लगता है कि यार हम तो नेहरू को चाचा समझे बैठे थे, तो दर वाला निकला। हाँ, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार हम इतने बड़े। एक आदमी ने पूछा कि साहब एक बात बताइए, आप कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की बात करते हैं और आपका जो रूल था वो ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे महंगा एक्टर होगा उससे 1 लाख रुपए ज्यादा लूंगा। ये तो कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स है। अब जावेद साहब के समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं यार। जया बच्चन बेसिकली इस टाइप की है कि उसको सॉरी भी बोलना है तो बोलेगी आई एम सॉरी। नहीं ये बोलेगी आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। ट्रंप ने जो ये हरकत कर दी, इससे कई प्रेसिडेंट के, ये अब जो अपना शहबाज शरीफ वगैरह ये तो जाएंगे नहीं। ये तो कहेंगे यार पता लगा कंबल कुटाई हो गई। ट्रंप ने पहले दिया हम लोग को, ये अब नहीं जाने वाले आसानी से। ये बताइए कि झूठ बोलने का इस्लाम में क्या है? कहते अरे जहन्नमी पूरा उसने पूरा बता दिया उसने वर्सेस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आप फिर से आ गए हैं AKTK के पॉडकास्ट पे और आज हम बात करने वाले हैं करण भाई से। और इस बार जो हमारा एपिसोड है उसका नाम है बिंदास बकैती, जो कि पिछली बार करण भाई के साथ हमने किया था उनके चैनल पे। और इसी तरीके से हम इसको हर बार शूट करेंगे, हर फोर्टनाइटली हम बैठेंगे और बिंदास बकैती करेंगे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला। पहले वाले एपिसोड पे लोगों को बहुत मजा आया, तो आज हम लोग फिर आ गए हैं बिंदास बकैती करने। तो भाई आज हम प्रीडोमिनेंटली 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रहेगा हमारा केजरीवाल, द यूजुअल पंचिंग बैग। केजरीवाल एंड भगवंत मान, उनकी क्या केमिस्ट्री चल रही है, बायोलॉजी चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है जो भी चल रहा है। एंड द फ्यूचर ऑफ केजरीवाल। हाँ, एंड द फ्यूचर ऑफ केजरीवाल, विल डिस्कस दैट। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पाकिस्तान में जो हो रहा है, कभी दिया जले कभी दिल, तो वो जो चल रहा है वहां पे वो गजब है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है औरंगजेब, तो हम भूल ही नहीं सकते, है ना। और उसके बाद अंत में
कुछ मीम्स आएंगे और उन मीम्स पे रिएक्शंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करण भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या चल रहा है? मतलब केजरीवाल चले गए पंजाब में केजरीवाल अब चले गए, हाँ। पंजाब में अब वो ये भी देखने को मिल रहा है कि मतलब भगवंत मान को कुछ इनॉग्रेट करना था, तो वो इनॉग्रेशन केजरीवाल जी कर रहे हैं, हाँ, जैसे सोनिया जी हाँ, करती हाँ, थी। हाँ, बहुत मजेदार हुआ है हाँ, वो तो सुपर मुख्यमंत्री बन चुके हैं क्या? आपको पता है क्या हुआ? मोहाली का एक मेयर है, बेदी जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई भगवंत मान साहब ने जब आए थे तो उन्होंने बड़ा जलवे से एक बात कही थी कि ये इनॉग्रेशन में नेताओं का नाम क्यों होता है? क्या नेता यहाँ पे मोरंग और बोरी लेकर आए थे? इसमें नाम होना चाहिए लेबर्स का और इन सब का। और अब इन्होंने जो इनॉग्रेशन किया तो उसमें केजरीवाल का नाम दे दिया। तो अब बेदी जी ने पूछा, क्या केजरीवाल मोरंग और बोरी लेकर आए थे वहां दिल्ली से? नहीं लाए होंगे वो, तो मैं बिलीव कर सकता हूँ केजरीवाल जी ला सकते हैं। पता नहीं, विपासना करने वहां गए। पंजाब में कौन जाता है वैसे इतना लंबा विपासना करने? मेरे ये नहीं समझ में, इतना लश्कर लेके जिस तरह से वो एंटर किए वहां पे, और अब कह रहे हैं कि वो विपासना नहीं कर रहे थे, वो ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे वहां चुपचाप एकांत में। तो ये किस तरह की लड़ाई है कि भाई एकांत में हम लड़ भी रहे हैं, साथ में विपासना और तपस्या भी चल रही है, और साथ में प्रोजेक्ट्स भी हमारे नाम पे इनॉग्रेट हो रहे हैं। तो ये तो ये केजरीवाल ही कर सकता है। नहीं, मेरे को ये बताओ ना कि भाई इससे पहले केजरीवाल जो था, जब दिल्ली का सीएम था, उस टाइम पे कोई ऐसी स्कीम थी या कोई ऐसा कुछ था इनॉग्रेशन वगैरह जिसमें केजरीवाल का हल्का सा भी नाम हो? ये अचानक से जो शिफ्ट है, ये क्यों आया? केजरीवाल का नाम हर इनॉग्रेशन में होता था, करने कोई और जा रहा होता था। और ऊपर से क्या होता था कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम भी होती थी ना, उसका इनॉग्रेशन भी अगले दिन पेपर में केजरीवाल कर रहा होता था। तो ठीक है, पिछले सबसे मजेदार तो था, मनोज तिवारी कहता है कि भाई सेंटर की स्कीम थी, उसको पहुंचना था 11 बजे वहां, केजरीवाल पहुंच गया 11:15 और मीडिया के सामने फोटो खिंचाने लग गया। तो मनोज तिवारी पहुंचे वहां 11:15, 11:30 हो ही जाते भाई मंत्री 15-20 मिनट ऊपर। तो पता लगा प्रेस वहां से जा चुकी है। उनको लग गया ये केजरीवाल ने किया, और सब कुछ करके हाथ वाथ हिला के केजरीवाल चला गया। तो इन लोगों ने तो ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। गनीमत है, मतलब अभी भी मुझे बिलीव नहीं होता। मैं कई बार अपने को चुटकी काट के देखता हूँ, सच में केजरीवाल चला गया क्या दिल्ली से? भाई सच में मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इतना श्रूड पॉलिटिशियन हार कैसे गया? हाँ। तो साला किसी का भी ब्रेन वॉश कर दे। तो ये तो मुझे यकीन दिला दे मैं ज़ॉम्बी हूँ भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बट अब ये पंजाब में जो पहुंचा है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं बताऊं क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अभी इनके पास 2 साल है वहां। 2 साल में अगर इसने दिखा दिया वहां पे कि हम लोगों ने पंजाब की काया पलट दी। आपको पता है इसने बोला क्या है? अभी मैं तो इसकी बात सुन के मतलब मीम सारे फेल है जो इसकी आपने लेक्चर अगर सुना हो। इसने कहा अब जो हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमने ड्रोन्स बनाए हैं, वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहे होंगे ड्रग्स उनको शूट कर देगा। तेरी और ये जो ड्रोन है इससे पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। नहीं, पर वो IITian है, वो बना सकता है। मैं वही कह रहा हूँ। और बेटा भी IITian है। और उसने एक नंबर निकाला है कि अगर आपको ड्रग्स का कुछ पता लगे तो आप इस नंबर पे फोन करें। तो जब लोगों ने फोन किया, और आप भी ट्राई कर सकते हो, तो उस पे जो रिंगटोन आ रही है वो आ रही है, एक मौका केजरीवाल नू, तो एक मौका भगवंत मान नू। तो लोगों के समझ नहीं आ रहा ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ये मौका दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस पे? ड्रग्स, ये भी तो ड्रग्स ही है भाई। नहीं, अब भगवंत मान का तो देखो एक मतलब अब कहना नहीं चाहिए, पर नशे की दुनिया पे अंडरस्टैंडिंग तो है भगवंत मान की। अंडरस्टैंडिंग वी कैन नॉट डिस्काउंट। मतलब कुछ लोगों की कुछ विषयों पे एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मे बी भाई अगर आ गया है उस रास्ते पे तो कुछ करे। बट 3 साल से तो कुछ हुआ नहीं इसके ऊपर। सही बात है। 3 साल से पंजाब को इन्होंने कहा था हम नशा मुक्त करेंगे 100 दिन के अंदर, अगर आप देखो। और इन्होंने क्या कहा था, सारी फसलों की MSP देंगे। क्या क्या किया था? स्पीच थी केजरीवाल की लगातार 3 साल तक पंजाब के अंदर के भाई 3 या 4 महीने लगने हैं सिर्फ ये खत्म करने में। वो 100 ही दिन हो गए। 3-4 महीने के अंदर ये पूरा नशा खत्म हो सकता है पंजाब का। लेकिन अभी 3 साल तो हो गए हैं। बाकी अभी ये क्या है ना कि मुझे ऐसा भी लगता है कि दिल्ली हारने के बाद ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई मैं कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं। लोग जो होते हैं ना, देखिए लोग इतने भी मूर्ख नहीं होते कि आपने 2 बार इसने किस तरीके से लोगों को दो बार क्या बल्कि 3 बार लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया और गवर्नेंस के नाम पे 0 था। तो जो पूरा दिल्ली का इलेक्शन छोटे छोटे इश्यूज पे गया, बीजेपी कहीं से भी पोलराइज नहीं किया। बीजेपी ने चुनाव को कोई पोलराइजेशन नहीं था, सिर्फ आपके सड़क का मुद्दा था, आपका गड्ढे का मुद्दा था, आपके सीवर का मुद्दा था, आपके पानी का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, यही सारे मुद्दे थे। इन पे वोट पड़ा है। और जो मुस्लिम एरियाज थे वो आपको ये लगा लोगे तो भाई पोलराइज है ही हैं।
उसमें आपको पोलराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा वोट जो है वो केजरीवाल को गया है। तभी जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है उनकी वोटिंग परसेंटेज सेम आई है। अदरवाइज बाकी जो 60% जो बाकी एरियाज है ना पूरे दिल्ली में, जिनको आप कह सकते हो कि हिंदू मेजोरिटी एरियाज, उनमें डिफरेंस करीब करीब दोनों पार्टीज के बीच में 5-6% का है। तो आपने बना लिया दिल्ली के अंदर लोगों को थोड़ा सा पागल। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का मैसेज हर जगह जाता है और आप अपने आप को पार्टी का सर्वा एक तरीके से प्रोजेक्ट करते आए हो। आप सलाह खुद चुनाव हार गए भाई, खुद हार गया। बट आपको एक बात बताओ अनुज भाई, इतनी मजेदार अब चीज है, अब आम आदमी पार्टी से हर जगह एक अलग स्वर आ रहा है। अब केजरीवाल ने कहा कि हमने ड्रोन बना लिए हैं जिससे हमला होता है और साथ में बुलडोजर चलना है। कल उसने बुलडोजर की भी बात करी। अब बुलडोजर चल रहा है। हरभजन सिंह उधर हरभजन सिंह आ गए। हरभजन सिंह कह रहे हैं जी मैनू बहुत दुख होता है जी, बहुत दुख होता है, ये बुलडोजर चल रहा है जी इनके ऊपर, ऐसे कैसे बुलडोजर चल सकता है। कह रहा कि लोगों ने अपना घर बनाया, फिर चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने अपना घर बनाया, उस घर में एक आदमी थोड़ी रहता, कई आदमी रहते हैं। जिस आदमी ने ड्रग्स का काम किया उसको जेल भेजो, उसको मारो पीटो, जो भी करना करो, लेकिन उसका घर तोड़ दोगे तो उसका माँ बाप भी परेशान होंगे। और ये स्टैंड 9 का जनरली योगी के ऊपर रहता था। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी भी बंदे से। अब दूसरी बात, पंजाब में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट रहा है और भगवंत मान के भी नहीं समझ में आ रहा मैं इस पे क्या बोलूं, कि भाई औरंगजेब जो था उसने गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया, बिल्कुल सिरसा चौक। अब संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का राज्यसभा मेंबर है, उसने कल स्टेटमेंट दी कि ये इतिहास टटोलने से क्या होता है, इतिहास तो बीजेपी का भी बहुत खराब है, इन्होंने देश की आजादी में नहीं लड़ाई। ही वॉज क्वेश्चनिंग ये पूरी जो औरंगजेब वाली चीज है। Now this doesn't go well with भगवंत मान। ठीक, उधर केजरीवाल दिखा रहा है मस्कुलर योगी टाइप इमेज, हरभजन सिंह उसमें पीछे खींच रहा है, राघव चड्ढा भाग गया है, राघव चड्ढा पढ़ने चला गया है, हार्वर्ड चला गया है। वो जो कौन थी जो नहीं जो एनडीटीवी वाली थी जिसकी फर्जी निकल आई थी, उसने ट्रोल किया इसको कि ढंग से कागज देख लेना। आई थिंक उसने खुद को ट्रोल किया, खुद को ट्रोल किया। उसने लिखा है ढंग से कागज देख लेना। राघव चड्ढा वहां चला गया, राघव चड्ढा ने कहा भाई इस पूरे में मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तो ये पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई है कि भाई अब कौन सा स्टैंड लेना है, हमें मस्कुलर लेना है, लेफ्ट लिबरल लेना है, राइट विंग हो जाना है, मुस्लिम अपीजमेंट करना है, ये बौखला गए हैं। और इसके बीच में ये जो भगवंत मान है इज लुकिंग लाइक अ पपेट। पीछे पीछे चल रहा है। वो तो मुझे खैर हम लोग को पता ही था भगवंत मान क्या है। भगवंत मान ने जो एक बहुत अजीब चीज कर दी है, अब अभी तक वो कह रहा था किसानों को आंदोलन करना है, ये साढ़े खेवनहार हैं, ये साढ़े वो हैं, अन्नदाता हैं। भाई चलो हैं, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, इसने उनकी क्या पिटाई करी है? कल रैप्टे पड़े हैं भाई। तो वो एक हफ्ते से किसान पीट ही रहा है वहाँ पे। एक बुजुर्ग सा पुलिस वाला था, उसने एक बुजुर्ग महिला को ऐसा थप्पड़ दिया है ना, पता नहीं क्या सोच रहा था उस बुजुर्ग महिला के बारे में। भाई जो ये टिकैत वाला था आंदोलन, फार्मर्स आंदोलन जो था, उस पे केजरीवाल का जो स्टैंड उस टाइम पे रहा करता था, अगर ये आपका खाना पानी बंद कर देंगे तो मैं भिजवाऊंगा। केजरीवाल पंजाब जीता वहीं से है। केजरीवाल सपोर्टेड दिस एंटायर थिंग इन दिल्ली, जो आए थे वहां से। उसने सपोर्ट किया, पूरा का पूरा सपोर्ट किया वहां पे। अब इतना सपोर्ट करने के बाद जब ये लोग वहां पे अब फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पिटवा रहे हो। पॉइंट इज के जब तक दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही पंजाब में वो प्रोटेस्ट, अभी जब तक ये शंभू बॉर्डर पे सब सारी चीजें हो रही थी ना, तब तक भी ठीक चल रहा था। 3 साल से तो वो शंभू बॉर्डर पर बैठे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर। लेकिन अब चीजें इंटेंसिफाई होने लगी पंजाब के अंदर। तो इन्होंने इतने डिमांड्स होना, एंड आपको मैं बताऊं वहां आप एक सिंपल फैक्ट्री नहीं लगा सकते। गारमेंट्स फैक्ट्री खत्म हो गई वहां, पूरी टेक्सटाइल लुधियाना पूरा खत्म, पूरा लुधियाना। एग्जैक्टली, इतना ब्लॉकेड्स और अनरीजनेबल डिमांड्स हैं भाई उनकी। कब तक झेलते रहोगे? पंजाब कोलैप्स कर देंगे ये लोग। भाई आपने पर वो डिमांड्स जो करवाई, वो आपने अपना मैनिफेस्टो बोला, अपने भाषण दिए, वहीं से आई ना। आपने कहा ना कि हम सब चीजों पे एमएसपी दे देंगे, हम ये कर देंगे। आपने अनरीजनेबल डिमांड्स रखी पहले अपने मैनिफेस्टो में। हाँ, जो अभी आपने ये बोला है ना पंजाब इज कोलैप्सिंग, उसका एक छोटा सा वो देता हूं मैं
कि आप जीएसटी कलेक्शंस देखिए, हरियाणा और पंजाब एक तरीके से आप इनको सैटेलाइट स्टेट्स कह सकते हैं। भाई एक ही पंजाब हरियाणा से ऊपर होता था इन टर्म्स ऑफ जीएसटी Right. टैक्स कलेक्शन, 66 में इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन 1966 में हरियाणा बना है। और हरियाणा की उस समय की स्थिति आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंजाब हरियाणा से कितना आगे था। आज की डेट में हरियाणा जो है, आप सोचिए कितना छोटा सा स्टेट है हरियाणा। हरियाणा और तमिलनाडु का जीएसटी कलेक्शन ऑलमोस्ट सेम आ चुका है। करीब 10,300 करोड़ जो है, इतने के करीब जो है वो तमिलनाडु से है, और 9,800 करोड़ जो है वो हरियाणा से है। कितना सिमिलर है। पंजाब का कितना है? लगभग 3,000 करोड़। सोचिए जरा, सोचो। अब जीएसटी कलेक्शन का बेसिक मतलब क्या है? जीएसटी कलेक्शन का मतलब है आपके यहाँ पर फैक्ट्रीज खुल रही हैं, कंपनीज खुल रही हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं। पैरामीटर है कि सेल परचेज क्या चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिससे आपको पता चलता है कि भाई जो जिसे कहते हैं ना लोग कितना कमा रहे हैं, वो भी आप अज्यूम कर सकते हो उससे। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही सब कुछ आ जाता है ना। परचेजिंग पावर क्या है? राइट, की हालत हर पैरामीटर पे बहुत बुरी है। मतलब मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर की बात, मैं चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को भी ये बात बहुत ध्यान से पता लगे कि क्या करते हैं लोग वहाँ पे। इनके जो अड़तिया होते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं, उन्होंने सेटिंग कर रखी है। ये एमएसपी कैसे एक बहुत बड़ा डिजास्टर है इसकी बात। सिर्फ वीट और राइस। आज पंजाब का वाटर टेबल इतना डिप्लीट हो गया है, इन्होंने खत्म कर दिया। पंजाब में पानी इतने नीचे तक ले गए वाटर टेबल को। और गवर्नमेंट ने इन्हें इंसेंटिव दिया था, और भगवंत मान से बात करी थी कि भाई डाइवर्सिफाई कर लो, कुछ पल्सेस के ले लो, उस पर हम थोड़ा इंसेंटिव भी दे देंगे। मैं मना कर दिया जी, नहीं करना, हम यही करेंगे, वीट और राइस ही निकालेंगे, पंजाब का पूरा वाटर टेबल खत्म कर देंगे, वाटर क्राइसिस ले आएंगे और यही देंगे। और वो माल पड़ा सड़ रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में। सोचिए जरा। मतलब तो ये बेसिकली नो प्रॉब्लम विद वीट। आप वीट उगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर टेबल को ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट ग्रोइंग राइस, वहां पे दिक्कत हो जाती है। आप कुछ बोल रहे थे? मैं आई थिंक पता नहीं कुछ मैं वही बोल रहा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो कितना समय लगेगा आपके स्टेट को डेजर्ट बनने में। ये धीरे अगला स्टेप यही है ना, धीरे धीरे आपका डेट में भी बहुत फंसता जा रहा है। 3.5 लाख करोड़ आई थिंक पार कर गया है ना। द सब्सिडीज कंटिन्यू, वो जो है इनकी कुछ विड्रॉ करी है वैसे भगवंत मान ने इधर सब्सिडीज। देखो डेट में प्रॉब्लम नहीं है, डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट टू जीडीपी रेशियो, बहुत खराब है, 50 के आसपास है। 25-26 इज नॉर्मल, ठीक है। 25-26 पे चल रहा है। तमिलनाडु का आई थिंक 25-26 चल रहा है, विच इज गुड, ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये बीजेपी वाले उसको ये दिखा रहे कि 9 लाख करोड़ का डेट है, बट डेट टू जीडीपी इज 25-26 देयर, तो दैट इज टोटली फाइन। बट जब ये 30 से क्रॉस करने लगता है और ये 40-50 पे पहुंच जाता है, 50 तो मतलब ऐसा हो गया कि अब क्या करें। तो पंजाब की हालत वो है। बट अब करेगा क्या भगवंत मान? भगवंत मान के पास 2 ऑप्शन, उसको समझ में तो आ रहा है कि द केजरीवाल वे इज द डिजास्टर वे। दिल्ली वो देख चुका है, ठीक। अब इसके हाथ में सौंपे चीजें और पपेट बन के रहे, तो वो तो ले रहा है अपने हाथ में, असर्ट करे, वो तो लेगा ना। केजरीवाल ऑलरेडी ले रहा है चीजें धीरे धीरे अपने हाथ में। तो ही विल गिव अप भगवंत मान? आई डोंट नो, अभी तक तो दिख रहा है जैसे गिव अप कर दिया हो। शुरुआत के 2-3 साल तो 3 साल तो उसके सही चल रहे थे ना, क्योंकि इसके पास पावर थी। केजरीवाल कैन नॉट लिव विदाउट पावर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, पहले भी 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। उसको सत्ता चाहिए, और सत्ता भी ऐसी चाहिए कि मेरी चले, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे हो, वो हिटलर टाइप वाला। तो वो इसको चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये जनता के सामने तो कैसे भी लगेगा ये उस दिन, जैसे ड्रग्स नहीं मिल रहे मुझे चाहिए, मुझे पावर चाहिए भाई। बट वैसे इसकी पार्टी के हिस्से तो हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अगर सौरभ भारद्वाज तो बेरोजगार नेता और ये सब बना रहा है। यार बताओ, अगर कांग्रेस यूट्यूब चैनल का नाम बेरोजगार नेता रख लिए हो, अगर अपनी ले रहे हो, मतलब हाँ, मतलब साला तुम अपने आप को रोजगार नहीं कर पा रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अपने आप को रोजगार नहीं दे पाए, आप जनता को रोजगार देने की बात कर रहे हो। बेरोजगार नेता उसने खोली, राघव चड्ढा पढ़ने निकल गया, ठीक। तो इनकी पार्टी बचेगी? आपको लग रहा है ये आम आदमी पार्टी ने बचना है? यही मैं सोच रहा था इस चीज के बारे में। अगर कांग्रेस अच्छे से ट्राई करेगी ना, ये पार्टी टूट सकती है बहुत इजीली। आपको थोड़ा सा ईगो हर्ट करनी है एमएलएज की। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पगड़ी पहन रखी है तुमने, पगड़ी की तो लाज रखो। नहीं तो ये तो मीम बन रहे हैं ना। मैं मीम चला ही देता हूँ, मतलब इस टॉपिक पे बात हो ही रही है तो मीम पे भी बात कर ही लें साथ साथ। हाँ। तो
खुल जाओ, बेइज्जती करा रहे हो। हाँ, तो ये पढ़िए करण भाई, आप पढ़िए इसे। केजरीवाल sidelined Sikh Bhagwant Mann inaugurated government project himself. सोनिया sidelined Sikh Manmohan Singh inaugurated government project herself. क्या बात है भाई, मतलब हिस्ट्री not only does it repeat, it rhymes. वो वाली जो चीज है। तो केजरीवाल सोनिया के खिलाफ लड़ते लड़ते सोनिया बन गया। आपने कितना वो चलाया था इसके विरुद्ध के भाई देखो मनमोहन सिंह को तो पपेट बना के रखा है, पपेट बना के रखा। सेम चीज हो रही है ना, दिख रही है ना सबको, वही चीज होती है। बट वैसे एंड इसका संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है कि ये ऐसे इनॉग्रेशन करे, कोई या फिर नहीं क्या है, है? वही तो कोई नहीं है। यहीं पे रिवोल्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं, ये सोनिया गांधी की बात हुई है। आई रिमेम्बर कोई, आई थिंक अमेठी में एक हॉस्पिटल बना था। अमेठी की बात है या फिर पीलीभीत की बात है, इन दोनों जगहों में से कोई एक जगह की है। एक हॉस्पिटल बना था वहाँ पे, और इन दैट हॉस्पिटल जब उसका इनॉग्रेशन हुआ तो उस इनॉग्रेशन को करने पता है कौन आया था? कौन? सोचो, मतलब एक वाइल्ड गेस मारो, बहुत वाइल्ड गेस, मतलब इतना ज्यादा वाइल्ड हो। नहीं भाई, इतना वाइल्ड नहीं हम लोग, बता दो। इतना वाइल्ड हो कि सनी लियोनी भी ना हो इतनी वाइल्ड। कौन आया था? तो भाई आया, सोनिया गांधी तो गई थी, सोनिया गांधी की मम्मी आई। अरे वाह, क्या बात सोचो, सोनिया गांधी की मम्मी इटली से आई है पीलीभीत में या अमेठी में हॉस्पिटल को इनॉग्रेट करने। सिर्फ इनॉग्रेट करने नहीं, कुछ नहीं, काम कुछ और चीजें होंगी, फिर आगे obviously। होंगी। वो अपनी माँ का सम्मान कर रही थी भाई यार। सिक्के विक्के चला दिए थे वो, तो वही मैं सोचो कह रहा हूँ। ना। तो ये तो है, बट मुझे पता है अभी भी एक चांस लगती है कि 2 साल हैं और इसके पास पावर है ऑफिशियली। पर 2 साल में इतनी बैड स्टेट जो है पंजाब की, उसमें कुछ कर सकते हैं। ये पॉइंट सबसे बड़ा ये लग रहा है मे बी, मतलब आई डोंट नो, मे बी अमित शाह कैन टेल भगवंत मान कि भाई बैठो यहाँ, समझो जरा, 2 साल हैं तुम्हारे पास, साथ में कुछ करते हैं। थोड़ा सा जो इनका खालिस्तानी डिजाइन था वो तो इधर कम हुआ है, अभी तो कम हो गया वो। दिल्ली हारती कम हो गया ना, खत्म होती। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो मे बी अमित शाह टेल्स हिम कि भाई तुम्हारे में शक्तियां हैं, तुम्हें पता नहीं है। तुम भूल गए हो, तुम सर्कस के लायक नहीं हो। जो तुम्हें केजरीवाल ने कन्विंस कर दिया है, तुम्हारे पास भी पंजे हैं, तुम्हारे पास भी हाथ है, जरा उठो। केजरीवाल से कहो आज निकलो यहाँ से। पता लगा ये गया, इसने केजरीवाल से कहा जब तक बैठने को ना कहा जाए बैठो मत यहाँ। तो केजरीवाल कहेगा ये कहाँ से जंजीर पिक्चर देख के आ गया ये। तो ये इसको एक इंजेक्शन लगाया जा नहीं सकता तो यार आप ये देखो ना, इस समय केजरीवाल की हैसियत है क्या? हाँ, केजरीवाल से ज्यादा टैक्स शायद मैं देता हूँ यार। हाँ, आज की डेट में केजरीवाल की बेसिकली क्या है? केजरीवाल इज आम आदमी जो एमएलए भी नहीं है, एक पूर्व सीएम है ना आज की डेट में। इससे ज्यादा क्या है? अब मैंने जो सुना है, आप लोग बताना ये बात, थोड़ा आप लोग तो रिसर्च करते रहते हो इन सब पे। मैंने सुना है इसके लिए घर बनाया जा रहा है वहाँ पंजाब में शीश महल 2.0 की तैयारी है। तो ये इसको बहुत चुपचाप रखा जा रहा है। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि ये नहीं करना चाहिए। भगवंत मान को अगर बचना है, अपनी सरकार दोबारा लानी है, तो उसको थोड़ा सा तो इससे डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हर कोई डिस्कस करेगा, और जब ये हर कोई डिस्कस करेगा तो दैट डजंट गो वेल विद। और पंजाब तो वैसे भी मूंछ वाला देश है ना भाई। हाँ, मतलब नहीं, बीजेपी नहीं बोल रही है। देखो बीजेपी वेट कर रहा है, बना लो। वही जैसे शीश महल भी बनने दिया था बीजेपी ने कि भाई इनको पहुंचाओ चीजें, इनको बना लेने दो, फिर पूरा स्मारक जब बन जाएगा तब बात करेंगे। मतलब चक्कर ये है ना कि इट वोंट गो वेल विद द पीपल ऑफ पंजाब, क्योंकि मूंछ है, सब ऐसे हैं भाई कि हमारा सीएम ऐसा, हमारा सीएम झुका हुआ है, हमारा पगड़ी वाला सीएम झुका हुआ है, वो चीज आएगी। बट मैं एक बात आपको बताऊं, पंजाब में राइट नाउ पॉलिटिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को वो चीज नहीं नजर आ रही इस समय। जो लोगों को लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस समय, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। व्हाई इज पंजाब सो अपोज्ड टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? ये सोचने वाली बात है बहुत बड़ी, 2014 से आज तक। मुझे वो भी ठीक है, इसमें मैं भी ना 2 एंगल और जोड़ता हूँ, फिर इस चीज के साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा इसमें, जबकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे 25 चीजें अच्छी की हैं, राइट? जीएसटी हटा दिया लंगर से, साहबजादों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट, वीर बाल दिवस, जो 370 हटा उसमें कई 6 को सिटीजनशिप मिली, बहुत चीजें करी उसने, बहुत चीजें। सीए, अफगानिस्तान से सीए, हाँ,
अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी को उठा के लाए अच्छे पूरी से, की पूरी एक बुक लिखी गई है इन चीजों पे कि सिखों के लिए स्पेसिफिकली but क्या they किया still है। hate him. राइट, Many of them. they basically hate the ideology of RSS. मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो उसमें ये मिलेगा आपको कि 1984 का जो गुनहगार है वो कांग्रेस तो बच गई, बट वो सारा का सारा ना आरएसएस पे डाल दिया, जबकि उनका तो कोई लेना देना नहीं था। और आरएसएस वालों ने मदद करी है। मदद मदद करी की है है। इनकी। Exactly. दिल्ली में आरएसएस वाले कितने इन लोगों को बचाते फिरे हैं वो बहुत कम लोगों को पता है। इसका रीजन पता है क्या है फिर ये? आप बताओ फिर मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से मेरा जो reason क्या सेंस देखो क्या था कि पूरी अगर इसको हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाके देखेंगे 1872 के आसपास ये सिंह सभा मूवमेंट्स वगैरह चले थे। उससे पहले आर्य समाज मूवमेंट्स चल रहे थे और वो लोगों को बोल रहे थे आप आर्य हैं, आप उस आर्य धर्म में ही आइए, वैदिक धर्म में आइए, इस टाइप। तो सिंह सभा मूवमेंट्स चल गए थे 1872 के आसपास। और फिर वो सिंह सभा फ्रैक्शंस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक अमृतसर वाले थे और एक लाहौर वाले थे। अमृतसर वाले जो बेसिकली बोलते थे कि हम सनातनी सिख हैं। लाहौर वाले जो थे वो थोड़े रेडिकलाइजेशन की तरफ चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला 1880s आए और वो तत् खालसा मूवमेंट एक, तो उसके बाद बेसिकली जो लाहौर फ्रैक्शन था वो स्ट्रांग हो गया। और इसके बाद 1899 के आसपास वो कान सिंह नाभा नाम के एक इनके इंटेलेक्चुअल बताते हैं, सिख इंटेलेक्चुअल, उनका एक पेपर आता है वी आर नॉट हिंदूज, इस टाइप से ऐसा कुछ पेपर था। यही है कोर, वी आर नॉट हिंदूज। अब डिस्कशन ये हो गया वी आर नॉट हिंदूज। आरएसएस क्या बोलता है कि इस पूरी धरती पर, यानी कि जिसको हम सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप कहते हैं, हिमालय से लेकर समुद्र तक जो कुछ भी है वो हिंदू है। वो बेसिकली जो पुराणों की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सिविलाइजेशनली, कल्चरली सब कुछ है वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ पूजा पद्धति। अब ये एक्चुअली सेम डेफिनेशन जो पुराणों में भी बोली जाती है कि ये, और उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं आते, उसमें कोई भी लिविंग बीइंग है, पेड़ पौधे जो हैं वो भी हिंदू, बेसिकली हिमालय से लेकर इंदु सागर, तो ये पूरा ज्योग्राफिकल हो गया वो, है ना। तो वो आरएसएस उस टर्म में पुराणों की डेफिनेशन में बोलती है। ये कहते हैं हम हिंदू नहीं है। वहां से 1899 से जो मूवमेंट इस तरीके से हम हिंदू नहीं है शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद रहत मर्यादा वगैरह कोडिफाई कर दी गई। अनंत कारज एक्ट आया 1907 के करीब में कि भाई शादी अलग होगी। फिर 1920 वो जो देवी की प्रतिमा थी 1905 में वो इधर से दरबार साहिब से देवी की प्रतिमा बाहर आ गई, निकाल दी गई थी। और वो फिर नया मंदिर बनाया था वहाँ पर, जो मदन मोहन मालवीय ने उसका इनॉग्रेशन किया था, दुर्गाना माता टेम्पल। तो इस तरीके से रेप्लिका ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो बेसिकली इस तरीके की आप जो बात कह रहे हो ना, महाराजा रंजीत सिंह राइट, जिनका एम्पायर था, जो कि एक ग्रेट सिख किंग रहे, उनका जो एम्ब्लेम होता था उसमें देवी है, देवी भी होती थी, काल भैरव भी होते थे, मेरा ख्याल है। आई थिंक हनुमान जी भी हैं। अरे गुरु गोविंद सिंह जी तो माता भक्त थे। मतलब भाई ये इतनी ये जो तोड़ा गया है ना इनको, आई थिंक कोर वही है। और मैंने एक जो ट्रेंड देखा, देखिए क्या होता है कि पंजाब में मैंने जब लोगों से बात करी ना, तो वो कहते हैं जी मोदी अपने को तोप समझता है जी, 80 तोप जो है 80 हैं 80 तोप। ये लोगों को, मतलब आपको क्या हिट करे ना, इंडियन वोटर साइकी इतनी यूनिक है, उनको लगता है यार ये अपने को तोप समझता है, हम कम है किसी से। उनको ये चीज लगती है बहुत, मैंने बहुत सुनी है ये, मैं मतलब आपको डायरेक्ट पार्लेंस बता रहा हूँ। उनको पसंद नहीं है अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। नहीं, इसमें करण भाई, एक जो आपने जिन लोगों से बात की होगी, तो प्रोबेबली दो चीजें हैं। पंजाब में दो तरीके के वोटर है, वन इज जट एंड अदर इज नॉन जट, ठीक है। तो पंजाब की सत्ता जो रही है वो हमेशा जट के पास रही है, हमेशा। अभी मान है तो मान भी जट्टी है, ठीक है। तो जट जो है वो अपने आप को तोप समझता है, बिल्कुल। जो नॉन जट है वो थोड़ा सा दब के रहता है। मतलब आप अगर पंजाब के गाने भी सुनोगे ना, तो बिना जट के कोई गाना कंप्लीट नहीं होता। जट कभी सीट पे बंदूक रखता, तो जट ही रखता है, मतलब वो नॉन जट नहीं रखता है, जट ही रखता है, ठीक है। तो वो जट वाला जो हिसाब किताब है, और जट्स आर लाइक 20-22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड ए सिमिलर अमाउंट ऑफ द दलित सिख्स। हाँ। तो ये जो पंगा है ना, ये अभी क्या, मतलब जो टोरा है वो क्या दलित सिख का नहीं है, जो टोरा है वो दूसरे सिखों का नहीं है, या जो टोरा है वो हिंदुओं का नहीं है, वो केवल जट का है।
ये मेंटालिटी जो problem है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो मोदी जो गेम खेल रहा है वो भी समझने वाली बात है। मोदी जी अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम आपको नॉन जट्स के साथ दिखेंगे। मैक्सिमम जो मोदी जी दिखते हैं वो नॉन जट्स के साथ दिखते हैं, विच डजंट गो वेल विद जट्स, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब ये आई थिंक कब चेंज होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज जो मोदी की जो मस्कुलर इमेज है दैट शुड कट आइस विद द जट्स, टू बी ऑनेस्ट। exactly. बट नहीं हुआ ऐसा। राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। उनको चाहिए कि भाई हमारे पास है, हमारे यहाँ का कोई होगा जिसमें वो चीज होगी इनको। और ये बेचारा बन के जो केजरीवाल गया उसके साथ ये घुल मिल गए। केजरीवाल अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ पंजाब, ये तो मैं मानता हूँ बहुत। जो मैंडेट इसको मिला था, ये बहुत अच्छे से इनकी साइकोलॉजी समझ गया कि ये अपने प्रिजनर्स रहना चाहते हैं। इनको जो सुनना है वो बताओ, इनकी जी हुजूरी करो और इनको मूर्ख बनाओ। नहीं, इसमें आप ये भी याद रखो ना कि जब पहला लोकसभा इलेक्शन था, केजरीवाल ने जो पहला लोकसभा 4 सीट जीता था, 4 सीट आई थी, 4 सीट वहीं से तो इसकी बातें खिल गई। यार यहाँ तो पूरा खजाना है, यहाँ पे लेकर चलो। तो पंजाब तो मतलब उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है, पंजाबियों ने तो सपोर्ट किया ही है हमेशा केजरीवाल को, पंजाब रीजन बहुत सपोर्ट। लेकिन जैसे ही पंजाबी ऐसा थोड़ी है कि केवल पंजाब में, पंजाबी जो है हरियाणा में भी बहुत है, पंजाबी जो है वो आपको और कई जगहों पर, हरियाणा में तो वैसे भी बहुत है, दिल्ली में बहुत है पंजाबी। तो मतलब जो पंजाबियों ने दिल्ली और पंजाब यहाँ तो सपोर्ट किया, हरियाणा में नहीं किया, बिकॉज वहां पे एक तो बीजेपी हमेशा से कमजोर थी ना। एक तो बीजेपी कमजोर थी, ऊपर से कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया जाके। सिद्धू, चन्नी और कैप्टन अमरिंदर ऐसा लड़े आपस में, वहां इसको अपॉर्चुनिटी। ये आपने बहुत एक बढ़िया नाम लिया अभी कैप्टन अमरिंदर का, कि भाई आप अब मतलब मोदी जी तो मिल लिए कैप्टन अमरिंदर से, बीजेपी एंड अमरिंदर सिंह आर अलाइज नाउ। तो अभी इनका क्या फ्यूचर दिखता है पंजाब में दोनों? मुझे पता नहीं क्यों अभी भी बीजेपी का और कैप्टन अमरिंदर का कोई ऐसा रिसर्जेंस नहीं दिखता। मुझे लगता है कांग्रेस हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन पंजाब, इट्स नॉट देम, एंड आई डोंट थिंक दे आर सो फोकस्ड आल्सो ऑन इट समवेयर in Punjab. they are not I don't focused. think Modi ji is that focused on Punjab. वो दिखता भी नहीं है कुछ, अगर हो रहा हो तो दिखता भी सही ना, थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं दिखता। नहीं, अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत ये फोकस करके रीले वीले भी कुछ बढ़िया बनवाई थी, और वो लंगर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। We were also thinking कि he is not that focused on Delhi. But when the moment came, तो एकदम से इन्होंने, अब बीजेपी की ना एक स्ट्रेटेजी में मैंने देखा चेंज आया है। बीजेपी इलेक्शन के राइट अराउंड धीरे पीक करती है। अब उन्होंने जो एक लर्निंग्स ली 2-3 चुनावों से कि यार पहले पीक नहीं करना है, अब वी हैव टू बिल्ड एंड तब एट द राइट मोमेंट हमें छक्का मारना है इसके ऊपर। तो वी डोंट नो, अभी पंजाब इज स्टिल 2 इलेक्शन। गुड इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी इफ दिस वर्क्स। बट आई थिंक औरंगजेब की जो बात है ना, औरंगजेब पे भी इस समय आम आदमी पार्टी बहुत बटी हुई है, बोल ही नहीं रहे। भगवंत मान से पूछा, पहले चुप रहा भगवंत मान, फिर उसने एकदम से उसे ध्यान आया कि भाई हमारे गुरु की हत्या करी है इस आदमी ने, आई बेटर स्पीक ऑन इट। उधर संजय सिंह कुछ बोल रहा है। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब वाली जो चीज है अनुज भाई, ये इतनी जबरदस्त पकड़ी छावा फिल्म के बाद, है ना, एंड इट इज नॉट स्टॉपिंग। और अब तो ये लोग विकी कौशल के पीछे पड़ गए कि नागपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो विकी कौशल है उसका जिम्मेदार। पहले बेवकूफ लोग भाई देखो अभी इसमें एक मेरे को जो चीज लगती है ना, ये इट हैज नथिंग टू डू विद छावा, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद वक्फ बोर्ड। जो ये अमेंडमेंट वगैरह सारी चीजें हो रही हैं, बिल आ रहा है। नहीं, औरंगजेब से तो प्रेम है इन लोगों को, वो तो यही ना। उतरे हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। मेरी नई जॉब लगी थी, मुंबई में था। अब हमारा जो दिमाग है वो हमेशा से ही थोड़ा सा इतिहास पढ़ने का और उस टाइप का रहता था, हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे उस टाइम। अब क्या हुआ, मैं वहाँ पर एयरपोर्ट से उतरा और अपना जा रहा था जहाँ पर मुझे रहना था। तो वहाँ पर जाते जाते टैक्सी की मैंने, और टैक्सी में मुझे पता नहीं है कौन है, ऐसी बातचीत चलते चलते मैंने औरंगजेब की ले ली। अच्छा, कपड़े फाड़ दिए औरंगजेब के। अब वो क्या, भाई आप क्या बात कर रहे हो भाऊ, पता नहीं क्या बोला था ना, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ, वो भाऊ तो नहीं बोला था उसने, क्योंकि वो भाऊ ज़्यादातर वो भाईजान ने बोला होगा या जो भी बोला। तो मैं समझ गया कौन है। कह रहा कि वो आलमगीर थे। आलमगीर, मैंने कहा उस टाइम मुझे आलमगीर का मतलब नहीं पता, मैं आलमगीर क्या होता है। तो उसने कुछ बोला कि वो तो उनको उस टाइम पता था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की, 8 की शायद।
उनको उस टाइम पता था कि वो मंदिरों में ग्रांट देता है। मंदिर तोड़ रहे हैं ये छोड़ दीजिए, मंदिर उसने तोड़े ये तो उसने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। कहता आपके लोग आपको गलत पढ़ाते हैं। उसका इतिहास यह है कि वो मंदिरों में ग्रांट दे रहा है। सोचिए, उसने जिंदगी में किताब एक नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसको ये पता था। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है मदरसों में, मस्जिदों में नमाज पढ़ने, और वहां पर जो तकरीरें हो रही हैं, जो सामने बोल रहा है बंदा, वो फीड कर रहा है, और उस फीडिंग को वो सीधा दिमाग में ले रहे हैं। उसको कोई फैक्ट चेक नहीं, कोई कुछ नहीं, किताब पढ़ने से मतलब नहीं है, सीधा मौलवी की तकरीर। मौलवी उनका बेसिकली व्हाट्सएप है। अरे तो आपको मैं क्या बताऊं, जो डिबेटों में मैं सुन रहा हूं ना, मैं तो दंग रह जाता हूं कि ये हो क्या गया। तो 1-2 मिनट के लिए ब्रेन फॉग हो जाता है मुझे। एक ने बोल दिया अभी, ओवैसी की पार्टी का था, उसने कह दिया आपको पता है औरंगजेब ने क्या किया था? मैंने कहा बताओ भाई क्या किया था? उसने कहा था हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत औरंगजेब चाइनीज से जीत करके हिंदुओं को दे दिया था उसने। कैलाश पर्वत। हाँ, सुना मैंने। मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा मैं गड्ढा यहाँ खोदूं, यहाँ मरूं, या कैलाश पे ही जाऊं गड्ढा कहाँ खोदने। करूं भाई कैलाश पर्वत जीत ले आया था वो हिंदुओं के लिए, अरे औरंगजेब चाइनीज से। ड्रोन टेक्नोलॉजी बना के देके गया था वो। कहता असली अखंड भारत तो इसने बनाया था। 50 साल राज किया। अखंड भारत नहीं, पर राइमिंग का कुछ बनाया था उसने। जीडीपी पता है ओवैसी की पार्टी को? मैंने कहा ये बताओ पहले जीडीपी होता क्या? जीडीपी होती थी तब इतनी बड़ी, 50 साल तक इसने राज किया है। भाई जीडीपी बड़ी होती थी, ठीक बात है, मतलब बड़ी होती मैं थी। गिरी कहाँ से कहाँ तक थी? 35% से उसको 15% पे ले आए। 24% तो अकबर के टाइम पे ही हो गई थी, 15% पे उसको ले आए। फिर आप कह रहे हो कि बड़ी, अबे इतना था तो आपने लूट के आपको इतना मोटा पत्थर दिया आपने साला घिस के आपने उसका क्या बना दिया? 35% सारे इतिहासकार जो आ गए, ये कोई पुनियानी, राम पुनियानी, उसके नाम में राम है पर उसको पता नहीं है कि राम कौन है। कैसा आदमी है वो यार, भाई कसम से। इतना बूढ़ा आदमी गाली देने का मन नहीं करता। हाँ, और वो आदमी कह क्या रहा है? मैं लॉजिक सुन के दंग हूं कि अरे उसकी आर्मी में बहुत हिंदू काम करते थे। तो मुझसे ना सेम चीज एक ने पूछी डिबेट में कि आपको पता है कि उसके में हिंदू करते थे? मैंने कहा आपको पता है जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में फायर बोला था, सारे हिंदू ही थे वो फायर मारने वाले। आर्मी में थे तो हम लोग इंडियंस थे, राइट? तो हम क्या जनरल डायर का महिमा मंडन शुरू कर दें? कहते जनरल डायर बहुत बढ़िया आदमी था। नहीं तो एसजीपीसी ने तो किया था। हाँ, एसजीपीसी ने तो किया था। एग्जैक्टली, एसजीपीसी ने अमृतसर में ही किया था। और बोलो, उसको गोल्डन टेंपल में बुलाए, उसको पगड़ी बांधी थी, साफा बांधा था, इसको डायर को बुला के सम्मानित किया था, और वो भी फायरिंग के बाद। सोचिए जरा, एसजीपीसी का कौन, ये जो अपना ये खालिस्तानी क्या बंदा है, कौन सा मान है जो अकाली दल अमृतसर, अकाली दल अमृतसर, सिमरनजीत सिंह मान, हु इज द एमपी नाउ। इस बंदे के दादा थे, इस बंदे के दादाजी अरूर सिंह, इन्होंने 1919 में उस व्यक्ति का सम्मान किया है। ये आज उसका पोता आज खालिस्तान के नाम पर एमपी बन के बैठा है। ये कौन है? करण थापर और इनके दद्दा जान, उनसे पूछो, उनका भी देखो डायर के साथ क्या सम्मानित शब्दों में काम किए उन्होंने। और इस तरह से औरंगजेब, जावेद अख्तर है भाई, जावेद अख्तर। अब दादा वादा पे आप जा रहे हो तो सबसे बड़ा तो जावेद अख्तर है, लड़े पड़ा है वो। सही बात। ट्विटर पे, एक्स पे, ये है वो है, हमने माफी नहीं मांगी। अरे यार, माफी नहीं मांगी तुमने, साले तुम्हारे दद्दा जान ने भारत के खिलाफ फतवा जारी किया है। सोचो, उसकी बहू, मतलब शबाना आजमी का बाप, उसने कैफी आजमी ने तो पूरी, मतलब कहा था ये ईद पाकिस्तान में, पूरी कविता लिखी है उसने, अगली ईद पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हो? ये दारुल सावरकर पे बोलता है जावेद अख्तर, मतलब द गट्स ऑफ दिस मैन, राइट? और सब बोलते हैं अरे जावेद साहब इनकी पिक्चरें देख रखी है हमने, ये देख रखी है। और वो बोलता है मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं नास्तिक। लोग खुश हो रहे हैं। वही तो, मतलब तुम 786 का बिल्ला नंबर दिखाओगे और नास्तिक बने घूम रहे हो। प्रॉब्लम इज दिस कि अब ना ये जो नास्तिक, मतलब ये क्या है ना, हिंदू धर्म की ऐसी की तैसी करने के लिए नास्तिक बोल के मैं तो नास्तिक है ऐसे कर देता। इसने सैटनिक वर्सेस पे कहीं नहीं बोला। सलमान रश्दी ने जब सैटनिक वर्सेस लिखी तो इसने सलमान रश्दी की ऐसी की तैसी कर दी। अब ये बेसिकली, और एमएफ हुसैन पे जब एमएफ हुसैन ने वो अभद्र तस्वीरें बनाई, इसने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और मैं तो रिलीजन से दूर रहता हूँ। जब सूट करे दूर हो गए, और जब ठीक लगे तो बिल्कुल करीबी हो गए, खड़े हो गए। ये तो बहुत बड़े फ्रॉड है सब। जावेद अख्तर, हम लोग को पता नहीं था ये पहले। मैं ये सोचता हूँ हम लोग को 2008 से 14 वाला जो फेज है ना, जो आप 8 की बात कर रहे हो,
मैं तो दंग हूँ, उस समय कैसी कैसी बातें हो जाती थी यार। राइट, और साला पता नहीं चलता था, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में खुश थे। नहीं 26/11 हो गया था 2008 का। आरएसएस की साजिश। और नहीं आरएसएस की साजिश तो चलो वो तो डिजास्टर था ही। 26/11 होने के बाद राहुल गांधी, शाहरुख खान, मैं अभी मैंने फिर से वो क्लिपिंग रिविजिट करी, एनडीटीवी पे बैठ के कहता है आई वांट पाकिस्तानी प्लेयर्स इन आईपीएल। राइट, जस्ट आफ्टर बेस्ट डैम प्लेयर्स। पागल हुआ है पाकिस्तान। क्योंकि भैया इसका जो शाहरुख खान का बैकग्राउंड पेशावर से है, अब वो साला इससे रिलेट करते हैं। बता रहा हूँ, फिर बोलता है देखिए बुरा मत मानिएगा, द गट्स टू से दिस इन इंडिया। आज इसकी हिम्मत नहीं, आज पता नहीं क्या हो जाएगा, बोलते कि देखिए बुरा मत मानिएगा, जब पाकिस्तान जीतती है तो मुझे लगता है मेरे अब्बा की साइड जीती, जब इंडिया जीतती है तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की साइड जीती, इसलिए मेरे लिए बराबर है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और आपको बताऊं, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया ये देख के। मतलब वो क्लिपिंग अगर वायरल हो जाए ना, नहीं मैं अभी चलवा दूंगा, है मेरे पास। नहीं अब जो बताने जा रहा हूँ आपको, तो शाहरुख खान की हालत खराब हो जाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, एक लखनऊ में ना सहारा श्री ने एक इवेंट किया था जब पाकिस्तान आई थी इंडिया, आपको याद होगा, जिसमें श्रीसंत भी डांस कर रहा था, ये लोग सब आ रहे थे। तो उसमें इसने अफरीदी को और इन सबको स्टेज पे बुलाया और हरभजन भी था, ठीक। तो हरभजन कुछ मजे ले रहा था इससे कि अरे ये है। तो ये शाहरुख खान हरभजन की ओर देख के कहता है, ओए हरभजन, पठान हूं ऐसा कुछ, भूल मत, यहाँ पे पठानों की भी कोई कमी नहीं है। और अफरीदी और ये सब इसके साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब टू से दिस कि मैं इनके साथ हूं, तू यहाँ शेर मत बन, तू सिंह है तो हम भी पठान हैं यहाँ पे। ये बोल सकता है ये कोई, मतलब मुझे तो बहुत ही डिस्ट्रेसफुल लगा। नहीं ये, और नॉट जस्ट शाहरुख खान, एवरीबॉडी वाज देयर ना, जो ये पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए थे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो यही काम करेगा। सलमान खान ने बोला भाई वो समय ही अलग था, वो टाइम ही अलग था। उस टाइम आप ये देखो, आपने बहुत बड़ी बात बोली है, अब पाकिस्तान टूट रहा है। उस टाइम भारत और पाकिस्तान को ऐसे रखा जाता था, बिल्कुल सेम। सोचो आज की डेट में पाकिस्तान की क्या हालत है ये देख लो भाई। और ये जो लोग थे ना, पाकिस्तान की जीडीपी हमसे बेटर थी ना। नहीं वो क्या था कि पर कैपिटा थी ना। नहीं कैपिटा होगी वैसे। नहीं एक्चुअली में क्या था कि आज़ादी के बाद से 1947 से लेके 2008 तक जो पर ईयर का वो निकालते हैं ना कि आज मतलब इस ईयर 5.5% से बढ़ा, इस ईयर 6.5% से बढ़ा, तो वो जो परसेंटेज होती है वो हर साल आज़ादी के बाद से 2008 तक भारत की कम रही है पाकिस्तान। अच्छा, ये मुझे नहीं पता थी बात। दिस इज अच्छा, आप सोचिए किस तरीके से देश चल रहा था कि साला पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी रेट तुम एक साल नहीं ले पा रहे हो 2008 तक, सोचो जरा। और उसके बाद चीजें थोड़ी सी बदली हैं, बट हम किस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान पे आ गए। पाकिस्तान की जो हालत है इस समय, मुझे वो देख के इतना मजा आता है। मुझे तो बड़ी खुशी है, पाकिस्तान टूट रहा है, इससे दिल की और पाकिस्तान वाले जो अपनी कौम को गाली देते हैं ना इंटरनेट पे, दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल हम जिल्लत भरी कौम है। नहीं तो देखिए, ये पाकिस्तानी बेसिकली ये जिल्लत भरी कौम इसलिए है ना कि अपने आप को साले फेक अरब, नकली अरब समझोगे तो साले तुम्हारी पर्सनैलिटी जो एक्चुअली तुम्हारा पास्ट है उससे तुम अपने आप को रिलेट नहीं कर रहे हो। तुम साले खजूर के पेड़ लाहौर में लगवा रहे हो अरबी लगने के लिए। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ है, बताए? अरबी खजूर के पेड़ वहां से मंगवा के जस्ट टू लुक लाइक मक्का मदीना, वो यहाँ पे इन्होंने पेड़ लगवाए हैं जस्ट टू लुक लाइक अरब्स। सारे सूख गए कुछ दिनों में, ठीक है। पाकिस्तान की गाड़ियों के नंबर उसी तरीके के करवा दिए थे। पता नहीं कौन सा एक वर्ड था, वो बोलने पर का में कुछ दिक्कत होती है ऐसा कुछ। तो अरबिक में वो नहीं बोला जाता था, तो पता नहीं, मैं इस चीज को थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में कवर किया था। मतलब अपनी भाषा को, अपनी जो लिंगो जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो उन्होंने अरबिक करने की अंग्रेजी के साथ तो इन्होंने बहुत कुछ किया भाई। अंग्रेजी की तो ऐसी ली है इन्होंने कि शेक्सपियर तो अभी भी कब्र में हिल रहे होंगे कि क्या, जब पाकिस्तानी बोलता है तो ये हिल जाते हैं, थरथरा जाते हैं कि क्या हो गया हमारे साथ। पाकिस्तानी जब अंग्रेजी बोलता है तो कमर चीमा याद आ जाता है मुझे। कमर चीमा को देखा है? The probability of the diplomacy सब हिल जाते हैं, क्या बोल दिया इसने। तो पाकिस्तानी जब अंग्रेजी बोलता है तो अंग्रेजी के साथ वही सब कुछ हो रहा होता है जो पुरानी फिल्मों में कई सारे गुंडे मिलके एक अबला नारी के साथ कर रहे होते थे। हाँ चीर हरण। बट ये जो पाकिस्तान में इस समय जो घटना घटी है, मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी वो पूरी चीज। अभी एक वहाँ के एक आदमी आया चैनल पे, ठीक, अब तुम आ रहे हो चैनल पे, ठीक, टाइम्स नाउ पे, वो भाई साहब अपने ड्राइंग रूम में यूं लेट के फोन से यूं जुड़ा हुआ है। देखा यूं लेके जुड़ा हुआ है।
तो मैंने उससे कहा देखिए यही हो चुकी है पाकिस्तान की हालत, हर जगह लेट बैक, यहाँ पे भी ये लेटे बैठे। इतने में उसका नेट कनेक्शन कट गया। इनके नेट चलता ही नहीं है, आप सोचो, नेट चलता नहीं है, रिकॉर्डिंग होती नहीं है, कुछ मतलब इतना बुरा हाल है इनका। और इन्होंने गधे और कुत्ते बेचने स्टार्ट कर दिए। आपको पता है चाइना बच्चे में बच्चे बेचने शुरू कर दिए भाई। सोचो आप जरा, बच्चे बेचने मतलब क्या करेंगे? मशीन घर में बच्चे की पैदा करने की लगा रखी है, खिलाने के लिए कुछ है नहीं। अब तो गवर्नमेंट भी कितना दे देगी, तो बेच रहे हैं बच्चों को। ये हालत है। ये एक एक आटे की बोरी के लिए जो ये लोग लड़े हैं, है ना। और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतना टॉक्ड अबाउट नहीं होता है। आप बताओ इसके बारे में। सबसे बड़ी बात तो इंडिया ने जो एक बहुत बढ़िया काम किया, इनको FATF की ग्रे लिस्ट से जो 4 साल नहीं निकलने दिया, 2018 से 22 के एंड में निकले मेरा ख्याल है ये, उसने इनकी कमर तोड़ दी बिल्कुल। और उसने खुद माना ये बात। इनके जो शाह महमूद कुरैशी और ये सब थे, उन्होंने बात मानी कि यार भारत हमें निकलने नहीं दे रहा, हमने 27 में से 26 कंडीशन पूरी कर दी है, तब भी नहीं निकलने दे रहा। एस जयशंकर ने कहा बिल्कुल नहीं निकलने दे रहे हम अपने घोड़े खोल दे रहे हैं कि आप ना निकलो इसमें से। तो उसके बाद जो इनकी इन्फ्लेशन 38% थी मार्च 2023 में, 38% इन्फ्लेशन थी इनकी। तो इनकी कमर तोड़ने में हमने भी काम किया, और इन्होंने खुद किया। जब पाकिस्तान ऊपर से जो आप कह रहे हो ना, वो ग्रे लिस्ट वगैरह, ये आप 2014 के बाद से एक चीज मैंने नोट की थी, इसको एक वीडियो मैंने कवर भी किया था, कि 2014 के बाद से इनकी फंडिंग्स जो हैं, जो इनको बेसिकली ये फंडिंग से ही चल रहा था पूरा देश। कभी इधर से मिल गई, कभी उधर सऊदी से मिल गई, कभी अरब से मिल गई, कभी US से ले लिया, कभी कुछ। तो वो फंडिंग में भी बहुत कमी आई है। इसी से आई वो। FATF में अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर मिसयूजिंग मनी फॉर टेरर एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। राइट। तो दैट इज द ग्रेट थिंग। इसमें अभी मैं कुछ देख रहा था, एक मेरे ख्याल पाकिस्तानी जब ये क्रिकेट मैचेस चल रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, तो उसने कहा यार पाकिस्तानी कौम मतलब एक क्रिकेट है जिसके चक्कर में थोड़ी बहुत खुश हो लेती है। वैसे तो हमारे पास कोई अच्छी न्यूज आती नहीं है। हमारे पास अगर मैक्सिमम कोई अच्छी न्यूज आ जाएगी तो ये आ जाएगी, उसने हमें कर्जा दे दिया। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी न्यूज है कि अच्छी न्यूज कि इन्होंने हमें कर्जा दे दिया। 780 करोड़ का घाटा कर लिया इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। 700 करोड़ होस्ट किया पहला देश। ये पाकिस्तानी कर सकता, देखो ऐसा मीम पाकिस्तानी हम लोग को दे सकता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मीम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो पाकिस्तानी है। राइट। इतनी बेइज्जती अपनी, और अच्छा इसमें इनका दिल बड़ा है, अपनी बेइज्जती करने में ये फुल स्टॉप लगाते ही नहीं है। ये देखा, हम जिल्लत भरी कायर कौम है। एक ने बोला कायर कौम, कहता है हमारे को तो मुंह काला करके गधे पे घूमना चाहिए। एक बोलता है हम लोग को तो मुंह काला करके सबको गधों पे घूमना चाहिए। तो ये जो आर्टिस्ट्री है ना कि डूब मरो, तो भाई एक कहता है एक दो जो बैठते हैं साथ में, एक कहता है चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। वो कहता है मैं तो कहता हूँ सूखे में ही डूब मरो। चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं, हम पाकिस्तान एक मैंने सुना था, एक कह रहा था कि हाथ में थूको उसमें डूब गया। तो ये जो पाकिस्तान की जो ये कला है, दो बैठते हैं जो सामने, वो तो दो तो बैठते हैं नीम की पेड़ के नीचे। क्या नाम है उनका? अज्जी भाई। हाँ, वासे और हबीब है या कौन है, ऐसे कई आ गए अब। हाँ, तो वहां अब क्या है, बच्चे को छोटे में बताया जाता है बेटा थोड़ा बहुत मजाक वजाक किया करो, बड़े होके मीमर बनना है तुमने। हमारी इकोनॉमी जैसे यहाँ इंजीनियर डॉक्टर का होता है, वहाँ मीम करना है बड़े। ऐसे कम से कम 10-15 चैनल चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें लोग निकलते हैं सड़कों पर, पूछते हैं कि भाई आज हमारी ये बेइज्जती हुई है, भारत ने ये अच्छा किया है। 10-15 हजार भाई वो खुलते जा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ काम ही है। वो चैनल जो है, वो साले चैनल भारत में चल रहे हैं। हाँ। भारत में देख रहे हैं उन्हें लोग, इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, हिंदी में लिखना शुरू कर दिया उसमें। मैंने कहा यार ये कब सीख लिया, थंबनेल में हिंदी में लिखा हुआ है। लड़कियां वहां पे, मतलब यूट्यूबर्स जो है वो लड़कियां वहां पे, हम तो सनातनी बन जाएंगे, हम तो ऐसे हिंदू लड़के से शादी, हिंदू लड़के से शादी चल रही है भाई। एक टॉपिक चल रहा है हिंदू लड़के से शादी। नहीं, अच्छी बात है, देखिए किसी की जिंदगी सुधरती है तो क्या दिक्कत है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, मैं तो वेलकम करता हूँ। वो हमारे पास लड़के हैं कई, ये देखो हमारा नितिन वेट्स नायला, ये काट देगा, ये इसके हाथ में ये सब काट देगा। बहुत अलग अलग मतलब है भाई, ऐसी बातें मत करो यार। वो भी पाकिस्तान के टर्म्स में जब आप बात कर रहे हो तो, और पाकिस्तान को काटना ही है वैसे भी। हाँ, तो कई सारे मतलब निकल रहे हैं इसी में। इसमें इनको ना बेइज्जती फील नहीं होती है। मैं आपको बताऊं,
मैं 1-2 चैनल्स पे आया, मैंने खूब गरियाया इनको, पाकिस्तान को गरियाया, पाकिस्तानी चैनल, उनको बहुत मजा आया। कहते सर फिर अगला कब करेंगे? हाँ मैंने कहा यार तुम नेट फिक्स करा लो यार, नेट ही नहीं फिक्स होता। करा नहीं सर, अगली बार नेट फिक्स कर लेंगे, थैंक यू सो मच सर। तो इनको बहुत मजा आने लग गया। ये मुझे अभी तक याद है, एक चैनल पे मैं था, साथ में शायद कोई था, गौरव आर्या थे, कौन थे या कौन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसने कहा जी आपके मुल्क में तो जी टॉयलेट अब बने हैं। एक ने बोला आपके साले आपका मुल्क ही टॉयलेट है। उसने वही बोला। उसने कहा यार हमारा जो है ना, हमने आज से 70-75 साल पहले एक टॉयलेट बना दिया था, पूरा एक जायंट सा। इसलिए हमने टॉयलेट अब बना रहे, हमने पहले टॉयलेट बना दिया था। तो मतलब अब मैं कुंभ में गया था, वहां पे मेरे को एक ज्योतिष मिला। अच्छा बहुत बढ़िया बंदा था। तो उसने मेरे को कहा, मतलब वो ज्योतिष एंगल से दोनों देशों की समीक्षा कर रहा था। अच्छा। तो उसने मेरे को कहा कि जिस दिन वो 14 अगस्त को आजाद हुआ ना पाकिस्तान, पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, और भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त, ठीक है, और उसमें भी मिडनाइट 12 है ना। तो इसमें क्या हुआ कि 14 अगस्त को जो मुहूर्त था, कहता वो इतना वाहियात मुहूर्त था, पर इनको जल्दी पड़ी थी, अभी दे दो अभी दे दो अभी दे दो। तो इतना वाहियात मुहूर्त था वो कि इसमें जो कुछ भी बनेगा, जो कुछ भी होगा, और जैसे देश बनाए तो इस देश के टुकड़े होने ही होने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। ये ज्योतिष कहता है, और ये ज्योतिष आज से नहीं कह रहा है, कब से कह रहा है इस बात को। उस टाइम पे भी कहा था, जिन्ना को कहा था कि ऐसा मत करो, इसके टुकड़े हो जाएंगे। ज्योतिष ने उस टाइम पे भी कहा, ठीक है। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई। आप बोलो पहले, फिर उसने आगे बताया कि हमने रात के 12 बजे किया कि कोई दूसरा लग्न लग जाएगा इसमें, शायद इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मेरा तो ज्योतिष में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता हूँ ज्योतिष। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और ये सिविलाइजेशनल है जो इन्होंने बात उठाई। पाकिस्तान तो एक मुल्क बना 14 अगस्त रात को 11:30 बजे। भारत हमेशा से था, मुल्क था। हाँ, तो भारत का इट वोंट बी एग्जैक्टली काउंटेड कि भारत वाज बोर्न ऑन 15 अगस्त मिडनाइट। ठीक, भारत ऑलवेज एग्जिस्टेड, बट जो इंडियन स्टेट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से किया, उसका लग्न भी कोई बहुत शुभ नहीं था उस टाइम, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से चाहे वो 11:30 हो चाहे वो 12 हो, आधे घंटे में बहुत फर्क नहीं आता। आता है थोड़ा बहुत फर्क, बट मैं बता रहा हूँ। तो इवन इंडिया had to face a lot of troubles and even Nehru was warned against it कि ये अच्छा समय नहीं है। नेहरू ने कहा मैं मानता ही नहीं है सर। नहीं, नेहरू मान रहा था, बट नेहरू ने ये कहा, एडविना ने मना लिया होगा ना। वो जो भी है, उसने फिर कहा कि यार छोड़ो ये सब। बट जो भारत ने भी ट्रबल्स फेस करी, द इंडियन स्टेट ने जो ट्रबल्स फेस करी, एज अ सिविलाइजेशन नहीं, एज अ सिविलाइजेशन हमारी एक अलग जर्नी है, बहुत पुरानी एग्जिस्ट करते हैं। तो वी स्टेड टुगेदर, बट दैट मुहूर्त वाज नॉट शुभ। ये बिल्कुल सही बात कही है ज्योतिष। तो वो ज्योतिष उसने बहुत अच्छे से मतलब इसको पूरा डिटेल में बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और इस कारण ये टूटेगा, 100% टूटेगा, कोई नहीं रोक सकता। टूटना तो देखो उसको है ही। बलूचिस्तान वाला जो कांड है पूरा, तो बड़ा सीरियस कांड है बॉस, बड़ा सीरियस कांड है। आई कांट बिलीव शर्मल शेख में जो मनमोहन सिंह ने किया था 2009 में, वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर, कम चर्चा होती है। ही एडमिटेड कि यार जो बलूचिस्तान में हम लोग आपको लग रहा है कर रहे हैं, और आप जो कश्मीर में कर रहे हैं, वो एक फुटिंग पे है। वही तो मतलब वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने अगर ये मान लिया कि भाई बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं, तो मतलब अभी क्या यूएन में क्या चले जाओगे भाई आप तो खुद मान रहे हो ना। मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। नहीं भाई, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो, राइट। कुल्हाड़ी पे कूद जा रहे हो सर के बल। तो ये जो अब इस समय जो है ना पर हालत पाकिस्तान की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से। इसको बस हल्का सा एक शेकअप देना है, और इसके 4, एंड आई एम नॉट सरप्राइज जब अभी एस जयशंकर साहब ने कहा कि हमारा बस एक पाकिस्तानी की हिम्मत देखो जरा, उनसे सवाल पूछ रहा है। देखा था आपने सवाल की? नहीं देखा था। उसने इतनी देर लगा दी सवाल के पॉइंट पे आने में कि मिस्टर जयशंकर आई वाज थिंकिंग, फिर चुप हो गया वो, आई वाज थिंकिंग पे। लोगों ने कहा ये सोच रहा है क्या बोलेगा। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, ये तो शब्द उठा लाए ये लोग, डिप्लोमेटिक मल्टीलेटरल।
आई वॉज थिंकिंग इट विल मेक यू नर्वस। जय शंकर हंस रहा है यार, मैं नर्वस होऊंगा साले। मैं साले रशिया से ऑयल ले रहा हूँ। मैं 1 महीने का जो एक्सपोर्ट है ना मेरा, वो तुम्हारे साल भर का है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं रशिया से ऑयल लेके अमेरिका यूके को बेच देता हूँ, तू मेरे को नर्वस करेगा साले। व्हाट विल हैपन फॉर कश्मीर, व्हाट विल हैपन। उसने कहा चलो भाई, इसकी अंग्रेजी से पहले टेंशन ली मैंने, फिर इसकी बात सुनी, फिर उसने कहा बस अब एक चीज बची है कि जो पीओके है वो इंडिया में आ जाए, वापस आना है। और वो आ सकता है, मुझे बड़े रियलिस्टिकली स्पीकिंग लग रहा है इट कैन कम। हाँ, इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें इस पूरे मुद्दे को। देखो रियलिस्टिकली क्यों लग रहा है? एक सेकंड, आपने बोला कि पाकिस्तान टूट सकता है। पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। बिल्कुल। बलूचिस्तान किस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, क्या चीजें वहां पे चल रही हैं, वो सब जानते हैं। टूट सकता है। उसके साथ साथ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। और जो दूसरा क्षेत्र आ जाता है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आ गया। वहां पर जो है वो तहरीके तालिबान ने इनकी बैंड बजा रखा है, मैया का दैया कर रखा है। हाँ, वो कर रखा है। बाकी बचा पंजाब और सिंध। ठीक है, सिंध में मुझे पता नहीं है कितना बड़ा क्या है, उपद्रव की स्थिति है या नहीं। सिंध में यार बलूचिस्तान का जो वो जाता है ना, वो सिंध में भी चला जाता है। और बट अभी तक वहां पर मतलब हल्के फुल्के वो दिखते हैं। भाई सिंध प्रदेश बनेगा ऐसा आरिफ अजाकिया बोलते हैं, वो तो है भी वहीं से ना। फिर तो वो कहते हैं सिंध प्रदेश तो बनेगा ही बनेगा। आपको बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज दिखती होंगी, आपको नॉर्थ वेस्ट में नेशनल एंथम में है पंजाब, सिंध, अभी गुजरात, मराठा आना है। पॉइंट ये भी सिंध इंडिया में नहीं मिलेगा। सिंध विल बी अ सिंधु देश। देखते हैं सिंधु वो देश एक बनता है, सैटेलाइट, क्या बनता है। वो एक यार देखो क्या है ना, एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे आप पीओके को आप मिला लेते हो, आप मान लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिंध को भी ले आओ और ये सारी जो चीजें हैं, तो उससे जो उनके लोग भी आएंगे ना, पॉपुलेशन भी आएगी, और वो पॉपुलेशन किन लोगों की फिर भारत में बढ़ जाएगी, वो भी एक है क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा है। नहीं, बट इसमें ये एक पंगा हम ये जितने हैं उनसे भी हाँ, एक पंगा इसमें ये भी है ना कि मतलब इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर सिंध को आपने ले लिया तो सिंधी भी, मतलब जो अभी की पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे आएगी, और उनकी जो मानसिकता है वो कैसी है वो हम सबको पता है। और सबसे ज्यादा जो अबडक्शन वहां पे लड़कियों के होते हैं वो सिंधी लड़कियों के ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज ये होगी ना कि अगर भारत में सिंधु देश मिल जाता है, मतलब सपोज सिंध मिल जाता है, तो जो ये लोग होंगे इनको भी तो ये होगा कि ये तो भाई हिंदू आ गए यहाँ पे, अब तो हिंदू मेजॉरिटी में हम रहेंगे, और इनकी भी तो फटेगी, ये सिंध को छोड़ छोड़ के भागेंगे। There is a possibility. There is a possibility। बहुत अभी दो पक्ष दूर हैं इस का चीज है। के। खैर ये बहुत दूर की हम बातें कर रहे हैं। द मेन एम जो भी है ना इस पीओके शुड कम। Right. ये तो मेरा मानना है। मुझे आज भी जब वो गलत मैप्स आ जाते हैं, एक आग लग जाती है देख कर। मुकुट में हल्का सा इधर कोई, मैं तो उस साइट को, उस जगह से मेरा रिश्ता खराब हो जाता है जब मैं वो देख लूं। वो एक ऐसी गुस्ताखी है जो बर्दाश्त ही नहीं होती। ऑल्दो वहां पे मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, पर वो पढ़ने का मन नहीं करता, देखते ही मूड खराब हो जाता है। अच्छा, बट एक और चीज है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस समय है, उसमें बताया ये जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में ये लाहौरी और पंजाब का जो एरिया है वहां से आकर बस गए हैं वहां पे लोग। तो वहां से आकर बस गए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये जो उमर अब्दुल्ला का जो एक अलग फेज आया है इस समय, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बार्गेनिंग टूल। Very interesting bargaining tool. If Omar Abdullah starts cooperating with the grander vision of Narendra Modi, that is a very good tool to have the rest of Kashmir integrate with us. वो बहुत बड़ी चीज है। Because क्या है, कश्मीर को ये दिखना बहुत जरूरी है कि हमारे बीच का आदमी हमारे ऊपर नेतृत्व कर रहा है। They will not accept कि मोदी कर रहा है। राइट। नहीं, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम जो पीओके वाले कश्मीरियों को प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो आपकी बात है उसको और मैं थोड़ा बड़ा बताता हूँ ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हुआ, जैसे भाई बोला कि वहां पे बहुत सारे लाहौरियों को, पंजाबियों को इन्होंने बसा दिया, और अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो कश्मीर की जो लैंग्वेज थी ना, वो खत्म हो गई। वहां पे पंजाबी बोल रहे हैं अब लोग, तो कश्मीरी बोल ही नहीं रहा कश्मीर में। तो उनको कहा यार हमारा उनका कल्चर जो है वो अपने कल्चर को फॉलो करते थे, तो पंजाबियों के साथ तो दैट डजंट गो वेल, तो पंजाबी उनके कल्चर को खत्म करते हैं। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी थी ना, वो ऐसी रिबफ करी है लोगों ने, उसकी ऐसी ली गई है। 1971 में 2 भाग क्यों हुए?
सेम चीज थी तब भी, इम्पोजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। बंगालियों से कह रहे हो तुम भाई उर्दू बोलो, पंजाबी लोग रूल कर रहे हैं, टोटल पंजाबी यार जुबान आपने चल रही है। पंजाबियों से भी तो बोला उर्दू लोग उनसे उर्दू कहाँ बोलेगी, जिन्ना से खुद नहीं बोलती खुद थी। नहीं बोली, आपने खत्म कर दिया एंड प्रूव हो गया कि रिलीजन कैन नॉट बी अ ग्लू, इट इज कल्चर इवेंचुअली। एग्जैक्टली आरएसएस की बात है ये, इट इज द कल्चर इवेंचुअली, इट इज नॉट पूजा पद्धति। अलग हो गया बांग्लादेश, आज सेम चीज कश्मीर में हो रही है। ये एक डिजास्टर था, मोहम्मद अली जिन्ना और ये जो पूरा पाकिस्तान का बनना है ना, ये इतना बड़ा डिजास्टर है ना भाई। ये मतलब अनबिलीवेबल चीज हो गई उस समय, कैसे हो गई, क्या क्या मूर्खताएं हुई, इस पे तो खैर हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं। बट आई थिंक नाउ इज द टाइम, ये जो पीओके है, ये तो वैसे पीओके था, ये हमारे पास 1948 में भी आ जाता था। ये नेहरू की बेवकूफी जो यूएन चला गया, सीज फायर और यूएन जाना है, राइट, टोटल बेवकूफी है। एंड मानते नहीं कांग्रेसी अभी, नहीं मानते। और लेटर्स हैं, हाँ उल्टा इसने सैम मानिक शॉ और इन सब ने जो उस टाइम पे अलग अलग कैपेसिटीज में सर्व कर रहे थे, उन्होंने कहा था जवाहर तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए अब कश्मीर, क्या चाहिए, दीज वर द वर्ड्स, एंड ही लेट इट फ्लाई बाय। बिल्कुल एक मुझे नेहरू को देख के ना मॉडर्न डे जेलेंस्की और नेहरू बहुत क्लोज लगते हैं। बिल्कुल जैसे नेहरू तब ट्रीट करता होगा, मॉर्फ कर दो अगर फोटो, जेलेंस्की बिल्कुल वैसे ही मुझे दिखा इस बार, जो अभी व्हाइट हाउस में दिखा था जेलेंस्की, उसमें बिल्कुल नेहरू की आई मुझे झलक। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, व्हाइट हाउस में जो हुआ जेलेंस्की के साथ। बट अभी थोड़ा सा पीओके नहीं, बलूचिस्तान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बलूचिस्तान में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो क्या कर रही है, और पैरेलली टीटीपी क्या कर रही है, और क्या फ्यूचर है बलूचिस्तान का। टीटीपी ने ना इनकी कसके मार ली। बगल में अफगानिस्तान भी है और वहां पे तालिबानी भी है। ये जो हिलरी क्लिंटन ने एक बार बात कही थी ना कि दोज हु कीप स्नेक्स इन देयर ग्रेवयार्ड वन डे दे कम टू बाइट देम, पाकिस्तान के बारे में कही थी। इससे बढ़िया शब्द नहीं है, और इससे बढ़िया चीज टीटीपी, इससे ज्यादा बढ़िया ये हो नहीं सकती। पाकिस्तान जो था वो उस समय जो वॉर ऑन टेरर थी अमेरिका की, अफगानिस्तान और तालिबान की, उसमें अमेरिका के साथ मिल गया भाई। करता क्या ना करता, अमेरिका ने कहा था फोड़ देंगे तुम्हें 4 हिस्सों में। अभी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, डोनाल्ड रम्सफेल्ड के वर्ड्स है, बहुत फेमस उस टाइम के। मुशर्रफ ने कहा लो जी हमला करो पूरा इन पे। हमला किया तो ये इन्होंने कहा अरे तो पाकिस्तान आर्मी हमें मार रही है यार, बनी तहरीके तालिबान। ठीक, इन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी की मारनी है हम लोग को। नहीं, इसमें तहरीके तालिबान में एक दूसरा पंगा और भी है। मतलब अगर आप डुरंड लाइन देखोगे तो डुरंड लाइन बेसिकली क्या है ना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर है। ठीक है, अब डुरंड ने तो कह दिया कि मैप पे खींच दी उसने तो लाइन। वो गया थोड़ी था उस बॉर्डर को देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए गया थोड़ी था। उसने मैप पे कहा ऐसे लाइन ये हो गई, डुरंड लाइन खत्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे घर है, मतलब यहाँ पे चाचा रहता है, यहाँ पे मामा रहता है, यहाँ पे ये रहता है, तो चाचा दोनों तरफ पठान है। चाचा का घर अफगानिस्तान में है और अपना घर साला पाकिस्तान में है। उससे मिलने जा रहा तो वीजा लेके जा रहा है। तो ये उनके साथ ये कर दिया। डूरंड लाइन तो है, बट जो मेन चीज हुई ना तहरीके, जब इमरान खान ना बड़ा खुश हो गया था, अरे अफगानिस्तान में अब तालिबान आ गए, तालिबान तो उनको तालिबान खान कहा जाता था ना इमरान खान को, अरे अब तो पूरी यारी हो गई। कोई यारी घंटा नहीं हुई, उन्होंने ऐसा ठोका पाकिस्तान को और उल्टा इंडिया से अच्छे रिश्ते हो गए उनके। नहीं, आप क्या सोच रहे हो कि मतलब तालिबान जब वहां पे आया तो इंडिया का तो तालिबान से कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए था ना सपोजिटली, पर इंडिया ने तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे किए जानबूझ के। क्यों? क्योंकि दे विल सपोर्ट देम अगेंस्ट पाकिस्तान। अभी तो ये जो करना बनता भी था, जो बताया जाता है कि ये जो अननोन गनमैन घूम ये भी, ये CIA की जो वो लड़की थी सारा एडम्स नाम था, क्या नाम था उसका, इंटरव्यू आया था, उसने यही बोला कि इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि यहाँ से कोई बंदा होगा वो उनको वहां पे पैसे देता है तालिबानियों को, और तालिबान वाला साला आके यहाँ पे ठोक जाता है। तो ये चल रहा है, और तो इससे ज्यादा खुशी हो सकती है, इससे ज्यादा प्रमोशन हो सकता है मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट का। ये बोल दो गदगद हो जाते हैं लोग, अच्छा ठोक रहे हैं वहां पे, अभी तक यहाँ नहीं वहां भाई। और इसका रीजन है एक पूरी जनरेशन को लगभग गांधी जी के समय में नपुंसक बनाया गया है भाई, कि आप एक्शन नहीं लोगे, आपकी महिलाओं का रेप हो रहा है तो रेप होने दो, वो महिलाएं अपनी दांत के नीचे जीभ को बिल्कुल दबा के अपना मर जाएं। ये इस टाइप के शब्द हैं, इस टाइप के शब्द हैं भाई। अगर आपको रेप करने आते हैं कोई, तो आप कुछ मत करो, आप अपनी जीभ को अपने दांतों के नीचे दबाओ और मर जाओ। ऐसे मत था कोई। फिर गांधी जी से बोला कि गांधी जी देखो ऐसा है, साइंस थोड़ी सी अगर पढ़े होते
तो ऐसा नहीं बोलते आप, मतलब ऐसे मरते नहीं हैं। तो गांधी जी ने कहा तो फिर सल्फास खा लो, जहर खा लो। जहर खा लो। तो पॉइंट ये है कि मेन वर्ड जो मुझे अभी तो याद आते हैं कि हिंदू शुड बी रेडी टू बी किल्ड बाय मुस्लिम्स, इवन इफ मुस्लिम्स किल देम एंड स्टार्ट अ न्यू डॉन, दे शुड वेलकम इट। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक पूरी जनरेशन को नपुंसक बनाया गया। और अब जब हमें ये सब सुनने को मिल रहा है, अब ठोक दिया, तो उसमें बड़ा अंदर से आता है, वाह हम मार रहे हैं। वैसे इसमें ना बड़ी स्ट्रेटेजी भी हुई है। मैं अभी पहले एक मिनट तालिबान पे एक बात बताऊं आपको। अफगान तालिबान जब आया, ठीक, तो लोगों को लगा इंडिया के रिलेशंस इनसे अच्छे नहीं होंगे, और अफगान तालिबान ने क्या बेवकूफ बनाया पाकिस्तान को। मैं ये थोड़ा बताना चाह रहा हूँ आपके उस पे, ऐसा पोपट बनाया इमरान खान और ये लोग। इमरान खान तो है ही, पर कितना मूर्ख बनाया देखो, मैं ये बताता हूँ। अफगान तालिबान से इन्होंने कहा कि यार अब ये जो तहरीक तालिबान है, ये भी तालिबान, आप भी तालिबान, इसकी बुद्धि तो लिमिटेड है, हाँ आप इनको समझाओ जरा, तो हम लोग की अब दोस्ती हो जाए भाई, हम तब तो भाई हैं, मैं भी पठान आप भी पठान, ये करने लग गया इमरान खान। उसने कहा ठीक है, अफगान तालिबान ने कहा ठीक है, काम करो, जो तुमने इनके प्रिजनर्स वगैरह जेल में रखे ना, उनको जरा छोड़ दो, सबको रिलीज करो। इन्होंने छोड़ भी दिए थे ना कुछ, इसने सबको छोड़ दिया, 101 102 कुछ थे वो छोड़ भी दिए। उन्होंने वो ऐसी बजाई पाकिस्तान की, और तुरंत उनके छूटते ही अगले दिन, जो आप डूरेंट लाइन वाली बात बता रहे थे, इन्होंने कहा डूरेंट लाइन वाइन क्या होता है, मारो सालों को। वो भी ठोक रहे हैं, ये भी ठोक रहे हैं, उल्टा ही भारत से कहते भारत तो गजब का मुल्क है यार, तो बहुत बढ़िया लोग हैं, हमारी क्रिकेट टीम भी खड़ी कर दी है, तो साले यहीं दो कौड़ी के पाकिस्तानी। इमरान खान कह रहा है ये हो क्या गया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पाकिस्तान में जो पठान 25-25 साल से रह रहे हैं, वो वहां पे खड़े होके, ये जो चैनल्स चल रहे हैं ना, वो खड़े होके उनमें पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। भाई पठान पाकिस्तान को गाली दे रहा। अब अफरीदी क्या मुंह दिखाएगा भाई, अब शाहरुख खान बोल के दिखा दे पठान है हम, वही वो बोलते हैं हाँ मछली पठान है। शाहरुख तो खैर, अरे ये कहाँ, ये इसके इतिहास में जाएंगे ना, बहुत लोचे वाली बातें हैं। किसकी? ये खान जो पठान कैसे बने खान, वो बहुत अलग इतिहास है, कहानी है, इसके बारे में नहीं। शाहरुख खान का हाँ उसमें जाने की जरूरत नहीं है आज हमें। शाहरुख खान में कई क्वालिटीज हैं देखो, हाँ ये तो गुड एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर, चार्मिंग पर्सनालिटी, बट ये जो इसका पाकिस्तान स्टांस था, दिस वी शुड नेवर फॉरगेट क्या था। और एक्चुअली करण भाई पता है पॉइंट क्या है, कि जैसे आप बोलोगे ना कि करण वर्मा बोल रहा है कि भाई शाहरुख खान का ये स्टांस, तो एक्चुअली में लोग कहते हैं ये शाहरुख की बुराई कर रहा है, उसको शाहरुख की पूरी पर्सनैलिटी पे ले लेते हैं। नहीं भाई, शाहरुख इज अ गुड एक्टर, he has made it very big in life, I have a lot of respect for उस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका था कि I want Pakistan to be playing in my team, 26-11 हो गया साला, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए कि मुझे IPL 3 था तब 2009 में, सेकंड या थर्ड था जो भी था, कि मुझे चाहिए पाकिस्तानी। नहीं, इसमें मेरे को एक चीज अभी, दिलजीत बहुत फेमस हुआ, बहुत सारी चीजें, दिलजीत की एक फिल्म आ रही है अभी नई, और उसमें पाकिस्तानी बंदी को एक्ट्रेस लिया जा रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता थी। हाँ, और वो मतलब खूब इसको प्रमोट किया जा रहा है। पंजाबी फिल्म आ रही है और उसमें पाकिस्तानी बंदी है। आपको बात बताऊं मैं, तो मुझे अभी भी याद आता है अनुज भाई, 2014 में ना मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी, जैक एंड मास्टर नाम से, बहुत चली थी और सब कुछ था, तो मेरा बड़ा था कि यार इस पर एक फिल्म बने, कईयों से बात भी हुई थी। तो उन दिनों में कई फिल्म मेकर से मिला, तो क्या होता है ना, आप इनको दूर से देखते हो, आपको लगता है यार अक्लमंद होगा और ये होगा। मैं ऐसा टेरिबली लेट डाउन हुआ इनकी लैक ऑफ इंटेलेक्ट से कि मैं दंग रह गया। तो मैं एक आदमी से मिला जिनका नाम था राजकुमार हिरानी, ठीक, उस समय वो चढ़े हुए थे बिल्कुल। थ्री इडियट्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत बढ़िया। मुन्ना भाई बनाई थी उससे पहले, और 3 इडियट्स बना के रुके हुए थे। फिर मैं इनसे मिला, जब मैं इनसे मिला और इनसे मेरी थोड़ी देर बातचीत हुई, काफ़ी देर बातचीत हुई एक जगह पे, यार इसको तो कुछ भी नहीं पता है इतिहास का, कल्चर का, कुछ भी नहीं पता इसको तो हमारे देश का। इसने फिर बनाई पीके, ठीक, द गट्स टू मेक पीके, और उसमें ये सरफराज पाकिस्तान वाला जो स्टांस दिखा रहा, तो इनकी जो बातें हैं ना, जीरो नॉलेज है इनको कि क्या हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं, एनीवन जो स्टार स्ट्रक होता है कि अरे ये स्टार है, ये इनके इतनी कम अकल होती है अबाउट पॉलिटिकल मैटर्स एंड विच आर कल्चरल मैटर्स आल्सो, कुछ नहीं पता इनको। हाँ, नहीं मतलब ये दे लिव इन द लाला। तो वही दिलजीत का है, दिलजीत से आप मिलोगे दंग रह जाओगे आप, ये दिलजीत क्या है। अगर आप सामने बैठ गए और आपने बात कर दी इससे
कि जी देश में क्या चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं पता होगा इसको कि क्या हो रहा है इस समय। मैंने इतने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। इट इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंची, आपके दिमाग ने उसको प्रोसेस किया, आपके विचार बदल गए। तो इट इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। बट आपके अंदर वो सीकर होना चाहिए। Exactly. आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे वो जानना है। अदरवाइज इट इज नॉट कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन है सीधी सीधी। आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक और चीज है, आपको बताओ सुनीता विलियम्स को ऊपर से नीचे लाना है भाई। इसमें एक और चीज है जो मैंने देखी। अचानक से जब आप 50-60 साल के हो और आपको पता लगता है कि यार हम तो नेहरू को चाचा समझे बैठे थे, तो दर वाला निकला। हाँ, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार हम इतने बड़े चाचा निकले 50 साल तक कि 50 साल से हम इतने बड़े गलत बोल चाचा रहे। निकले। हाँ, जो भी है। तो अब होता क्या है, वो ईगो आ जाती है बंदे की। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने ये बहुत लोगों के साथ देखा, आपने भी देखा होगा कि नेहरू 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 कर रहे थे। अब कैसे मान ले कि हम बिल्कुल ही मूर्ख थे इतने साल तक। इतने साल तक, At राइट। 55, 60, 65, 70 people don't have the humility कि यार आज हम एक अलग स्टांस ले लें। जावेद अख्तर कम्युनिस्ट बने घूम रहे हैं। मतलब ऑफ ऑल पीपल हम कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। उनसे एक आदमी ने कुछ टाइम पहले एक सभा में पूछ लिया, वो चीज़ बहुत कम दिखेगी, अगर यूट्यूब पे ढूंढो आप शायद दिखे आपको। एक आदमी ने पूछा कि साहब एक बात बताइए, आप कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की बात करते हैं और आपका जो रूल था वो ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे महंगा एक्टर होगा उससे 1 लाख रुपए ज्यादा लूंगा। ये तो कैपिटलिज्म ऑन स्टेरॉइड्स है। अब जावेद साहब के समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं यार। ये तो बात सही है यार, ये तो बहुत बड़ा हिपोक्रेट और पाखंडी था। तो इनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जावेद जी ने क्या बोला? कुछ नहीं, इन्होंने इधर उधर और भाई aggressive हो गए। शब्दों के तो है अब ही। 80 साल पे क्या एक्सपेक्ट करोगे? सही बात He can't negate his life ना कि मैं 80 तक मूर्ख था। एक्चुअली जो बहुत बड़ी बात होती है। जीवन में सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है अनलर्न करना। Exactly, आपने कुछ गलत लर्न कर लिया है, अब आपकी ईगो आ जाती है बीच में। मैंने गलत किया, मैं तो भगवान से बड़ा, अपने नीचे भगवान है। कुछ लोगों ने जो अनलर्न किया है उसकी एक क्लिप देखते हैं अभी। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, चलाओ भाई। अनलर्न, ये तो बढ़िया है। लर्न की I'm still wiping the egg off my face because I was one person in the parliamentary debate who actually criticized the Indian position at the time back in February 22. Well, a couple of years later, 3 years later, it does look like I'm the one with egg on my face because clearly the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places, and therefore India is in a position where it can make a difference. आप कह रही है लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, नेता अभिनेताओं के आसपास भी नहीं आते। पॉपुलैरिटी नहीं यार, until unless you are Mr. Narendra Modi, nobody else. देखो समाजवादी। I mean, I feel this very strongly. I belong to the opposition, but the fact is, अगर आज सत्ता पक्ष के MPs, चाहे वो कोई भी हो, फिल्म एक्टर हो, नॉन फिल्म एक्टर हो, अगर वो जीत कर आए हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल कैपेबिलिटी। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो है वो आपकी इसका बातों माइक पे स्पर्म और जैसा ज्यादा क्यों है? यकीन करना शुरू कर गए। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, नवजीवन इन दोनों हुआ ना इसका। चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। बुंदेलखंड अच्छा, ये भी है। के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी अरे और बाप रे। नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूँ। कयामत आ गई है। नारायण सेवा है। नरेंद्र इस मोदी तरह नारायण के सेवा कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को यदि मदद करते हुए वे अगर ये ऐसी संस्थाओं में ध्यान देंगे, उसका ज्यादा असर पड़ेगा और ये सनातन धर्म का मार्ग है। ये I mean, somebody who मुल्ला दिग्विजय। who you think is a great politician, just like appreciating your colleague. I would say the greatest politician of all would be Narendra Modi ji.
Really? I mean, in the sense that he's managed to convince an entire electorate. He's managed to shoulder a lot of the BJP responsibilities of winning. So there has to be some quality to him that is connecting with the youth, the women, etc. ये एक एक करके उठाना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत मजेदार है। देखो शशि थरूर में ना, देयर इज अ रीजन व्हाई शशि थरूर इज सो चार्मिंग विद द लेडीज। एक सर्वे में मैंने पढ़ा था, लड़कियों को ये बहुत पसंद है कोई अनलर्न करके अपनी गलती मान ले। देखो उसने अपनी गलती तुरंत मान लिया। नहीं ये और मैंने इसके साथ बहुत बार देखा है, मतलब अगर इसका स्टांस तो पार्टी के स्टांस से अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों पे है ही नहीं भाई, वो अलग अलग इनिंग्स खेल रहा है जीवन में। वो एक बेसिकली उसको अपनी गलतियां माननी है, वल्नरेबल दिखना है बंदे को, तो ये वल्नरेबल दिख गया यहाँ पर शशि थरूर तो। बट जया बच्चन और शशि थरूर को ये देखने के बाद राहुल गांधी ने क्या किया और यार? देखो वो जया बच्चन दूसरी जया बच्चन बेसिकली इस टाइप की है कि उसको सॉरी भी बोलना है तो बोलेगी आई एम सॉरी, नहीं ये वो बोलेगी आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। उसको देख के ना अमिताभ बच्चन को मन होता जाके कहने का सॉरी सर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, सॉरी सर, समझ रहे हैं सर, एक रेखा तो खींची रहनी चाहिए थी। अमिताभ की इज्जत मुझे ना लाइफ में इज नॉट कि इज सच अ ग्रेट एक्टर, वो तो है, बट भाई साहब ये सब तो कर लिया आपने, नेशनल अवार्ड जीत लिए, 40-50 साल से रूल कर रहे हो भाई साहब। जया बच्चन को आपने कैसे झेला, जरा इस पे एक पुस्तक लिखो। अमिताभ जया को देखने के बाद लगता है कि एक रेखा खींच ही लेनी चाहिए थी। Exactly. तो अमिताभ के लिए एक लोगों में करुणा का भाव आ गया जब से जया बच्चन को देखते ना, जया बच्चन को देखते लोग अमिताभ को देख के अब और झुक के नमस्ते करते हैं। अब बोलते हैं कि हमारे घर में ठीक माल आया है। हमारा वाला सही है सर। और तीसरा कौन थे? उमर अब्दुल्ला। इसको देख के भी फारूक अब्दुल्ला ने खोपड़ी पकड़ ली होगी भाई। मुझे अभी तक याद है 370 अगर हट गया तो अल्लाह चाहेंगे कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं फारूक अब्दुल्ला के। किसी का बाप 370 नहीं हटा सकता। वो वैसी ये इसने बोला इसने भी बोला था। और मोदी जी हंस कैसे रहे थे जब ये बोल रहा था? उन्होंने कहा अरे बेटा कितने आए कितने गए। तो यही फर्क है। जैसे अटल जी जो थे ना, वो बोलते थे सरकारें आएंगी जाएंगी। मोदी का कहना है कितने आएंगे कितने जाएंगे, हम सरकार हमारी रहेगी। तो वो जो है, ये तो मोदी नीड्स न्यू हेटर्स बॉस, ये तो है, ये मोदी नीड्स नो हेटर्स। बट सरप्राइजिंग वाज दिग्गी चाचा। हाँ दिग्विजय कैसे कर सकते ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन ना, वो बस वो जिसे जैसे कहते हैं वो बीजेपी ने क्या बना रखा है, वृद्ध मंडल कमेटी, कुछ वृद्धाश्रम बना रखा ना, मार्गदर्शक वो मार्गदर्शक मंडल है कांग्रेस का। उसको क्या रेलेवेंसी है अब उसकी? वो कमलनाथ सिंह ये सब अपना क्या चाहते हैं, इनका अब एम क्या है? आजादी तो चाहते ही, ये चाहते हैं भाई अब मोदी तो हटने वाला है नहीं, देखो ठीक, वो तो अब माई बाप हो गया है, अब उससे बना के अच्छी रख लो, पता नहीं कौन सी फाइल खोल दे, कहाँ जेल में डाल दे हम लोग को। अब बुढ़ापा क्यों खराब किया जाए? जीवन के अंतिम पड़ाव पर व्यक्ति, हाँ हम तो बिल्कुल ही मूर्ख थे। इसने तो शशि थरूर ने कुछ ओवर बोला है, आई एम स्टिल वाइपिंग द एग ऑफ माय फेस। यार आप ये देखो ना, बट शशि थरूर वाज द सेम पर्सन जो आज से 2-3 महीने पहले बोल रहा था कि हमें कांग्रेस में हमारा रोल क्या है ये तो पता चले। वो तो किसी को नहीं पता। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी को नहीं पता कि क्या तो करना है। ये इस स्टेटमेंट को आप एक बगावती स्टेटमेंट मान सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर लोगों को ये पता नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें पता चले। भाई ये आपको पता है एकदम, देखो हिस्ट्री कितना राइम करती है और जगह जगह पे कितना राइम करती है। सेम चीज अभी यूक्रेन के लोगों ने बोला है। यूक्रेन की जो मंत्रिमंडल है उसने कहा हमें समझ नहीं आ रहा है हमारा रोल क्या है। तो जेलेंस्की जो है ना, वो बहुत सिमिलर है। कभी मुझे उसमें चाचा नेहरू की झलक दिखती है, कभी उसमें राहुल गांधी की झलक दिखती है मेरे को। धीरे छोटा छोटा केजरीवाल भी ना दिख जाए कहीं उसके क्लैन तो सेम ही है ना। हाँ वैसे तो नेहरू और वो तो क्लैन आई गेस सेम ही है। चलो वो तो खैर है, बट अगला देखते हैं। अरे नहीं, वो जेलेंस्की के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ जेलेंस्की। वैसे आप लोग बताओ पहले तो क्या लगा आप लोग को जब आपने देखा जो ट्रम्प ने उतारी है जेलेंस्की की कायदे से? ऐसा हम लोगों ने तो नहीं सोचा था कि यार ऐसे हो सकता है एक प्रेसिडेंट के साथ। भाई देखो मेरे साथ, मेरे ख्याल से तो ट्रम्प जो है ना वो स्ट्रेट ऑन द फेस है। हाँ। जो है मन में वो आपके मुंह पे बोल देगा। वो स्टाइल ही वो है यार। उसका स्टाइल ही वो है, लोगों को पसंद भी वही आता है। बट आपने पूरी देखी थी वो? हाँ 47 हाँ देखा, मैंने पूरा देखा। शुरुआत में ट्रम्प बहुत लाइट ले रहा था, राइट, और ये उंगली करे जा रहा था। ये राहुल गांधी सिंड्रोम हुआ था इसको भी, बार बार कर रहा था, बार बार करे जा रहा था। रशिया को ये घोषित करो, इसको ये घोषित करो, और
फिर इसको अकल तो है नहीं बिल्कुल बात करने की, जैसे राहुल गांधी को अकल नहीं है शर्ट वर्ट यूं करके, बिल्कुल कपड़े भी सेम है दोनों के अगर देखो। हाँ, तो ये कहता है वेल जेडी, अरे वो वाइस प्रेसिडेंट है, तुम उसके पास जा रहे हो भीख मांगने के लिए कि भाई थोड़ा वो करो, उसको वो जेडी कहता है। जैसे साले पैक बनाने के लिए बैठे हैं साथ, जेडी ले जेडी चकना ला जरा। ऐसे जेडी से बात कर रहा है वो, और वो कहता है मास मर्डर्स हुए हमारे, ये हुआ वो हुआ। फिर तो जो जेडी वैंस ने इसको दी, और मुझे इतना बेवकूफ लगा ये आदमी, मैं बताऊं क्यों, इतनी बढ़िया डील इसको मिल रही है ना। ये डील जरा मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा समझाना इस पे। अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे लोग वहां पे मिनरल्स की माइनिंग करेंगे, ठीक, अमेरिका को चलो उसमें मिल रहा है, इससे बढ़िया सिक्योरिटी गारंटी हुई नहीं सकती। राइट, अगर वहां कोई मरता है और वो अमेरिकन वर्कर है तो अमेरिका डायरेक्टली गेट्स इन्वॉल्व, रशिया ये हरकत करेगा ही नहीं। और इस मूर्ख के, मैं तो भगवान से मनाता हूं भाई, अगर क्या हो सकता था अगर राहुल गांधी की और सीटें आ गई होती उस टाइम पे, या बीजेपी अगर गलती से उड़ीसा हार गई होती या कुछ हो गया होता। I mean, इस आदमी के समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या डील मिल रही है, ये लड़ाई पड़ा है। इसका करप्शन का भी बहुत बड़ा एंगल है जेलेंस्की का, बिकॉज जो फंड आ रहे हैं उसमें इसने बढ़िया मार रखा है, और इसकी जो पत्नी है उसने खूब बैग्स वैग्स एलवी के, लुई विटॉन के और सब लेके ये पूरा फोटोशूट भी करा रहा है उसको। बट एक बात है, ट्रंप ने जो ये हरकत कर दी, इससे कई प्रेसिडेंट के, ये अब जो अपना शहबाज शरीफ वगैरह ये तो जाएंगे नहीं, ये तो कहेंगे यार पता लगा कंबल कुटाई हो गई, ट्रंप ने पहले दिया हम लोग को, ये अब नहीं जाने वाले आसानी से। पर ट्रंप इनको टाइम देगा, मतलब आई डोंट थिंक कि ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब टाइम वाइम भी देगा। अगर दे भी दिया वो डर के जाएगा कि यार यहाँ कुछ भी हो जाए इस इलाके में, तो ट्रंप का अब ये है कहाँ पेल दे क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम पकड़ते हैं, मतलब उसके ऊपर हम बात करते हैं जो नागपुर में जो कुछ हुआ। हाँ, वो कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कोई कह रहा है छावा के कारण हुआ, कोई कह रहा है कि भाई ये वक्फ, भाई अब अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी है, तो उसके बाद अब यही ही होना है, शाहीन बाग बनने ही है, तो नागपुर से शुरू हो गया। तो मतलब कौन सी थियरी आपको ज्यादा सही लगती है? एक तो मैं एक बात बता दूं पहले, जो लोग कह रहे हैं ना छावा फिल्म ने बिल्कुल आग लगा दी और ये कर दी, इनको आग पहले से लगी हुई थी। 2021 में जब औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया, और ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस निकल लेती है, मैं हमेशा इस बात को ऑन रिकॉर्ड डालता हूं। 8 जनवरी 2021 को बाला साहेब थोराट, जो इनका वाला बाला साहेब है थोराट, जो महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ है, उसकी स्टेटमेंट है हम अगेंस्ट हैं औरंगाबाद के नाम चेंज के, जबकि हम यूबीटी के साथ सरकार में हैं। उसने कहा इससे सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, सेंटिमेंट्स इसको चिंता है। और AIMIM के लोग सर तन से जुदा करते हुए सड़क पे निकले, इन्होंने गाड़ियां जलाई, चीजें तोड़ी, इनको अरेस्ट नहीं किया गया, जिनको अरेस्ट किया गया उनको छोड़ दिया गया। इन्होंने नारे लगाए थे औरंगजेब तुम्हारा बाप है, उस टाइम पे नारे लगे थे। ये वाला जो ये बता रहा है ना गर्वित, आपने बताई 2021, 2023 में एक और रैली निकली है, ये भी शायद औरंगाबाद में ही निकली है, और अहमदनगर में निकली है, औरंगाबाद में निकली है, औरंगाबाद तो उसमें हाँ राइट। तो उसमें ये लोग जो हैं वो औरंगजेब के पोस्टर्स लेकर निकल रहे हैं, और वहां पर महाराष्ट्र के अंदर हरियाणवी गाने चल रहे हैं, समझ रहे हो, और उसमें गाना लगा रखा था, हरियाणवी लैंग्वेज का यूज करते हो, औरंगजेब तुम्हारा बाप है। किसको कह रहा था ये औरंगजेब तुम्हारा बाप है? वो सबको पता है किसको कह रहा था, कम्युनिटी वाइज ये जा रहा था कि हम मुसलमान हैं और तुम्हारा बाप है औरंगजेब, हम तो रूलिंग क्लास है ना और भाई। इसी टाइम पे जब ये चल रहा था, जब AIMIM के ये सब कर रहे थे, ये अकबरुद्दीन ओवैसी जाता है इसकी कब्र पे और कहता है ये रहमतुल्लाह आले है, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज था इनका, दे हैव सपोर्टेड औरंगजेब बहुत तगड़े से। और मैं तो अब ये जो एक नया मार्केट में आया है, जो एक नेगला वो है, क्या है, एक मेला जो करना चाहते हैं, नेजा मेला, जिसमें गजनी का जो नेफ्यू है, सलार काजी था या क्या नाम था उसका, उसके मेले के सपोर्ट में आया है अखिलेश यादव। ये इनकी हमेशा से चलती आई है भाई। महमूद गजनी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, ही वॉज एन आर्ट लवर। मतलब उसको वो नहीं दिखा जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, वो साले आर्ट का डिस्ट्रॉयर था, आर्ट लवर था वो।
एंड नॉट जस्ट दैट, आर्ट लवर था, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। और ये सब बोल रहे हैं कि औरंगजेब का भी रिलीजन से लेना देना नहीं था, गजनी का भी रिलीजन से नहीं। अखिलेश यादव ने ये कह दिया मेला है भाई मेला है अगर, तो तुम कभी दारा शिकोह के साथ क्यों? मैं कहता हूँ हिंदू छोड़ो, दारा शिकोह जिसने मिलने की बात करी थी, गंगा जमुनी तहजीब, मंजूमल बहरीन किताब जो थी, उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो? आप गंगा जमुनी तहजीब जो है कोट तो इतना करते हो, पर दारा शिकोह का नाम नहीं लेते हो। जिसने किया उसका सर काट के औरंगजेब ने अपने बाप को दे दिया। दारा शिकोह का नाम सिर्फ आज की डेट में आपको हिंदू ही लेते दिखेंगे, वो भी जिनको थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में, और अदरवाइज कोई नहीं है ना ये। और मैंने अभी पूछा, एक ओवैसी का पार्टी वाला था, वो कहता अरे औरंगजेब तो आलमगीर था और हमारा राजा था। मैंने कहा तुम इसको, ओवैसी देखो क्या है, हैदराबाद में कोट करेगा हमने राज किया है, भारत पे राज किया हमने 500 साल 700 साल, और भिखारी बन जाएगा दिल्ली आते ही कहते हैं के लिए कि हम बैकवर्ड हैं, हमें रिजर्वेशन दो। वहां अचानक से ये भिखारी बन जाएगा। तो ये जो दोगले है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये इनकी हिपोक्रेसी बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने रोल मॉडल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को चुन रहा है। उनका एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो आइकॉन नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। याकूब मेमन के नमाज़े जनाजा पे देखो, हाँ, उनको आप काफिर बोल रहे हो, और ये याकूब पे 40-50 हजार लोग जा रहे हैं उसके जनाजे पे, तो आपका ये सीधा सीधा दिखाता है कि आपके आइकॉन्स कौन है, और जो आप आइकॉन चुन रहे हो तो वो फिर उसी टाइप का। ये एक बड़ी सीधी सी बात है, मैं इस पे ना पॉलिटिकली करेक्ट होना ही नहीं चाहता। सच बात ये है, आप वो वाला कंटेंट बनाते हो कई बार जो आपकी जनता चाहती है। जनता को पसंद है, जो ये समुदाय है इसको औरंगजेब पसंद है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पसंद, सही बात है ना। इनको दिखाना है। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान वाला है, क्या आदमी है वो, जरा सोचो। मनमोहन सिंह से मिला था और ये सब था जब करतारपुर कॉरिडोर, उसने आखिरी स्पीच जब पाकिस्तान में इलेक्शन होना था, आपको पता है क्या दी थी? उसने कहा था मैं महमूद गजनी का वंशज का हूं, सोमनाथ में घुस के तोड़ दूंगा सारे बुद्धों को, मैं वो आदमी हूं। ये दिस इज हिज लास्ट रैलिंग कॉल, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, ये जनता वांट्स दिस। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक जनता है जिसको पसंद है, हमने राज किया है भाई, बादशाह रहे हैं, बादशाह आलमगीर रहे हैं। मैं नहीं बता रहा था, एक बार मेरा मुरादाबाद से एक ट्रेन जर्नी थी मेरी, उसमें मेरे सामने कुछ शांति दूत बैठ गए थे, वो इसी थॉट प्रोसेस के थे, मदरसा छाप, मदरसे से पढ़े हुए, साले पैर में तुम्हारे चप्पल नहीं है, तुम्हारे कुर्ते फटे हुए हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, पर उनका बोलना यही था, अरे तुम रहने दो, हमने तुम्हारे ऊपर 800 साल राज किया। साले 800 साल तूने शक्ल देखी अपनी? सुअर से मिलती है तेरी शक्ल। वो कह रहा, वो मतलब योगी जी कहते हैं ना कि भाई अब मुगलों के वंशज तो रिक्शे ही चला रहे हैं, तो वही औकात इतनी है भाई। हालांकि मुझे रिक्शा चलाने वालों की बेइज्जती लगती है इसमें। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे दे आर डूइंग अ गुड सर्विस। और ये तो गए गुजरे हैं भाई, इनको मेरा हमेशा मानना है, इनको जैसे अगर सड़क पे कुत्तों से भी कंपेयर कर दिया जाता है, आई थिंक डॉग्स विल टेक इट एज एन ऑफेंस। बट करण भाई, एसोसिएशन उनकी बने, वो फतवा जारी कर देंगे। करण भाई, ये क्या कर रहे हो? एक इम्पॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आ जाता है इसमें, उसके बाद आई थिंक हम वो कर देंगे, बट लास्ट मेरा पूछना रहेगा इसमें, देयर इज अ बिग पॉपुलेशन अमंगस्ट मुस्लिम्स जो कि इसको आइकॉन मान रहे हैं, और हमारे अंदर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, हिंदू कम्युनिटी की बात करें, तो औरंगजेब इज अ सुअर। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ यहाँ पर, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो सुअर था वो, ठीक है। सो ये एक आपके सामने एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट खड़ा हो गया है, ना ये समझने को तैयार, ना ये समझना। हम तो बिल्कुल नहीं समझ सकते भाई, हमारे तो बाप दादाओं का के साथ जो हुआ है हमें पता है, तो अरे हुआ इनके बाप दादाओं के साथ भी है, इनको बस पता नहीं है। ये अपने आप को वो सोच रहे हैं कि हाँ हुआ तुम्हारे बाप दादाओं के साथ भी है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। तो पॉइंट ये है कि जब ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, तो डू यू थिंक कि एक कंट्री के अंदर ये पैरेलली चल सकता है? What do you think? बहुत this is जबरदस्त सवाल है, this is बहुत ही जबरदस्त हाँ है। पर इसमें वही है, देखिए एक होता है ना सैनिटाइज, क्या होता है, सैनिटाइज होने की जरूरत होती है ना, यहाँ सनातनाइज होने की जरूरत है। यहाँ सैनिटाइज नहीं, सनातनाइज होने की जरूरत है। कुछ आ रहे हैं अब जो थोड़ा सनातनी मोल्ड में है, जैसे के मोहम्मद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उनकी इज्जत हम सबको है, Right, of course, हुए, ब्रिगेडियर उस्मान हुए, तो वही है, या तो वही होगा
या फिर सैनिटाइज और सनातनाइज के बीच में इन लोग को चूज करना है क्या होना है। आई होप सनातनाइज हो ये लोग तो ही बढ़िया चीज है। बट इसमें एक चीज और आप देखो, ये जो फतवे हैं, जो फतवे जारी कर देते हैं, ये कितने मजेदार है। ये एक बात हम लोग की रह जाती है, इसलिए मैं जरा इस पे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो शमी को लेके जो फतवा जारी हुआ था शमी को लेके कि इसने पानी कैसे पी लिया, उसकी बेटी ने होली कैसे खेल ली, और जो फतवा जारी करने वाला आदमी है ना, जो उसका है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो मेरे साथ डिबेट पे आया। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक बात बताओ, उत्ते में शामा मोहम्मद जो है ना, उसने कह दिया अलजेब्रा इस्लाम से निकली हुई है। तो मैंने उससे पूछा, इनको लगता है जो भी अल है वो सब इस्लाम है। तो उससे मैंने पूछा बड़े वैसे, मैंने कहा एक बात बताइए मौलाना जी, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये बताइए कि झूठ बोलने का इस्लाम में क्या है। कहते अरे जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी, पूरा बता दिया उसने वर्सेस के साथ कि अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि सूरा इसके तहत ये जहन्नमी और ये वो। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो अब आपने बोला ही, मैंने नहीं बोला। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने कहा भाई साहब, अलजेब्रा जो है वो ऐसे ऐसे यहाँ आई, हम नहीं बोल रहे बात, इस पर बाकायदा किताब लिखी जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई गई है। और आपको बताऊं, IBM का जब कंप्यूटर आया, उसने बाकायदा विद रेफरेंसेस डाला कि वी ओ इट टू इंडियंस हु डिस्कवर्ड न्यूमरल्स एंड अलजेब्रा। ठीक है। और एक ब्रिटिश प्रोफेसर जो कि कॉलोनाइज्ड इंडिया में था, उसने कहा आई हैव डिस्कवर्ड अलजेब्रा हियर, पूरा बुक्स के साथ, एंड उसने पढ़ाना स्टार्ट करा ऑक्सफोर्ड में चीजों पे, इस पे। तो अब मैंने ये सब रख दिया। फिर मैंने कहा अब आप बताइए मौलाना साहब, आपने क्या बोल दिया शमा मोहम्मद को, जहन्नमी और ये और वो। कहता आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं क्या, आप ही ने तो बोला ये। कह रहे मुझे देखिए पहला हिस्सा पता है, दूसरा हिस्सा नहीं पता है, मुझे दूसरे हिस्से के बारे में अभी नहीं पता है। तो ये इस कदर फंसते हैं। और इनमें से एक और आपको बताओ तो, एक चीज और, इनमें से एक ने कहा कि जी पूरी कायनात जो है वक्फ पे के आसपास। मैंने कहा यार देखो, ये अलजेब्रा से ही आया है। अलजेब्रा में आपको याद है ना, A is related to B and B is related to C, तो A is related to C हो जाता था। इनका वही मानना है कि पूरी कायनात अल्लाह की है। एक है वर्स, पूरी कायनात अल्लाह की है और अल्लाह हमारे, तो सारा वक्फ बोर्ड, सारी कायनात हमारी हो गई। अलजेब्रा से अलजेब्रा से ही इन्फेरेंस है इनका। तो अब वक्फ की बात हुई है, तो वक्फ के कुछ मीम देख लिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। करण भाई आप पढ़िए। जब तक बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये कहीं भगवान मान ना कह दे केजरीवाल। अमिताभ बच्चन ये पूरा थाना ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। चुपचाप गाली करो। अमिताभ भी लाइक ओके, ट्रिब्यूनल कहाँ है? ट्रिब्यूनल कहेगा हाँ बस साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम ही फैसला कर रहे हैं। सही बात है। ट्रिब्यूनल प्राण नहीं, ट्रिब्यूनल को बोलना चाहिए। प्राण को कहना कि ट्रिब्यूनल ही से बात कर रहे हो भाई। हाँ। हम ही क्लेम करेंगे, हम ही ट्रिब्यूनल। अच्छा मेरे को केस क्या करना है, मेरे ही पास करना है, मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ तो अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। हाँ जी, संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर ना, ये ब्लूटूथ ऑन करो। संजय राउत जब स्टेटमेंट देता तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है। संजय राउत ने अभी एक स्टेटमेंट दी है, ये जो औरंगजेब वाला पूरा मामला चल रहा है, उसमें बोल दिया उसने, नागपुर के लिए बोला कि हिंदुओं ने शुरू किया था, वहां पे जो कुछ शुरू किया वो हिंदुओं ने शुरू किया। संजय राउत की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए। मेरे जो दर्शक है वो पोस्ट ये कर रहे हैं साहब कि संजय राउत से सीनियर हैं क्या किशोर तिवारी? संजय राउत कह रहे हिंदुओं ने दंगा किया, हिंदुओं से दंगा, आप कह रहे हिंदुओं पर हमला। मुझे प्लीज क्लियर करिए सर। नागपुर के अंदर कल इनोसेंट हिंदुओं पे हुआ है और आप संजय राउत में सीनियर कौन है तो मैं बताता हूँ, मैं संजय राउत का बाप बोल रहा हूँ, ये याद रखो आप। अच्छा किशोर तिवारी बहुत मस्त आदमी है भाई। ये मुझे मिले हुए कई बार। ये कहते ये कहाँ से संजय राउत को उठा लाए हो यार, ये कुछ स्पेशल प्रेम है संजय राउत से। सही बोला है, पर किशोर तिवारी को पर हटा दिया गया ना, इधर कुछ हटाया है, कुछ हुआ है, तो प्रॉब्लम हुई है इनके साथ, शिवसेना में हुई है इनके। तो एक वक्फ के अमेंडमेंट के ऊपर इन भाई साहब से अब चल जा कमबख्त, वो रवीश का देख ले। रवीश वाला नहीं है। मटर गश्ती खुली सड़क में, आइए देखते मजा आएगा। बिल पर रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। क्या लिखा हुआ है? इंडियन रिजेक्ट वक्फ
क्या लिखा है इस पे? इसने भी 800 साल राज किया होगा। आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। क्या है पोस्टर में? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या लिखा है पोस्टर में? मैं नहीं बताऊंगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परिंबिल और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तो बिल वापस लो। आप कितने पढ़े लिखे बच्चे? पढ़ाई लिखाई लेना देना नहीं हमारा। ये दिखाइए। आपको किसने हक दिया हमारे पास आने के? पीछो गैरों से बात नहीं करती। नहीं आप अच्छा लेडीज गैरों से बात नहीं करती। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया बताइए ना। लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया बताइए ना। कह रहा हमारे यहाँ की लेडीज जो है ना सड़कों पे मतलब हमारे यहाँ की लेडीज गैरों से बात नहीं करती। तो कहते सड़कों पे क्यों बिठा दिया फिर? बात तो सही है। वैसे ये वक्त पे बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं ये। अब इनकी ये हालत हो गई है कि इस पे बोले क्या यार। और दूसरा ये जो एक्सपोज हुए हैं इस पे, भाई तुम्हारे पास 8 लाख एकड़ इतना 9 लाख एकड़ शायद जमीन है, तो रिजर्वेशन किस बात की मांग रहे हो भाई? इतनी जबरदस्त जमीन पे जब बैठे हुए हो तुम लोग पूरे कम्युनिटी के तौर पर, कह रहे हैं हमारी है जमीन ये। अगर है तुम्हारी तो फिर तो रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं उठता तुम्हारा। तुम तो बहुत आगे की कौम हो। और ओवैसी ने क्या बोला? ओवैसी कहता है यूपी में 1,21,000 प्रॉपर्टी में 1,12,000 के हमारे पास कागज ही नहीं है। तो अब जो ये कहते थे ना हम कागज नहीं दिखाएंगे, अरे भैया है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? होने भी तो चाहिए। अब पता लगा ये पहले हमें लगता था दिल्ली तो 77% क्लेम कर रखा है ना दिल्ली तो। मैं तो ये कहता हूँ हाँ ये दिल्ली कायनात ही वक्त की है। वो कायनात कह रहे हैं भाई। डीपीएस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पूरी कायनात वक्फ की। मंदिर सारे सोमनाथ मंदिर, कृष्णदेव मंदिर, 1500 साल पुराने मंदिर, कुंभ, जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था तब के मंदिर पुराने। तो कायनात जब बनी तभी नाम कर दिया था ना। कायनात बनी तब से सब कुछ एज पर एल्जेब्रा हेंस प्रूफ के साथ QED के साथ पूरा कायनात इज वक्फ। ये मेरे ख्याल से इनको छोटे पे रुकना नहीं चाहिए। क्यों रुको अपना रोज टाइम? मंगल ले लो, शनि ले लो, बृहस्पति ले लो, नेपच्यून ले लो, सारे ग्रह सब कुछ जहां तक आपकी बुद्धि जाती है सब कुछ वक्फ का है। अब आपके ऊपर है, आप लोग लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, इनकी ट्रिब्यूनल में पेश होना चाहो तो कागज लेके आप पहुंचो। इनके पास ना कागज है ना दिखाएंगे, जो करना कर। चलिए भाई, ये औरंगजेब हो गया, वक्फ हो गया, सब कुछ हो गया। एक और चीज हुई बीते दिनों में और वो थी प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉडकास्ट किया। हाँ, और जो पॉडकास्ट किया उसके बाद रवीश जी ने, मतलब रवीश जी के तो आंसू ही आ गए। रवीश जी को देख लेते हैं अब हम। इंटरव्यू को देखने से पहले आप भी 48 घंटे का उपवास रख लीजिए। इंटरव्यू करने वाला उपवास करने आया है, इतना तो गोदी मीडिया के मालिक और एंकर भी नहीं सोच सके। तो क्या हम ऐसा होता हुआ भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से इंटरव्यू करने के लिए गोदी मीडिया का एंकर पहले गंगा स्नान करेगा अपने मालिक के साथ, फिर जूते चप्पल उतारकर इंटरव्यू करने जाएगा। सब यहां चूक गए, फ्रीडमैन ने बाजी मार ली। पहले ही सवाल से लेक्स फ्रीडमैन साफ कर देते हैं कि वे पत्रकार के तौर पर इंटरव्यू करने नहीं आए। तो फिर इस इंटरव्यू को क्या समझा जाए, आत्मकथा या आत्म प्रशंसा, जिसमें एक पत्रकार आध्यात्मिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को समझ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी दैविक रूप से जवाबों को आध्यात्मिक बना रहे थे। सवाल ही ऐसे हैं कि जवाब में ललित निबंध चालू हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि इसे आप दो लोगों की निजी बातचीत समझकर देख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और पत्रकार के बीच की बातचीत के रूप में नहीं। बाबा के आश्रम में एक बाबा का प्रवचन लगता है। जीवन, आध्यात्म और शक्तियों के विराट स्वरूप को लेकर बातें चल रही हैं। पगला गया। रवीश का जो राहुल गांधी के साथ था इंटरव्यू, आपको याद है वो जो 2019 के इलेक्शन के रैली के अंदर बैठा हुआ था और वो बोल रहा था राहुल गांधी चौकीदार, सब चिल्ला रहे थे चोर है, और सुप्रीम कोर्ट से इसको जड़प पड़ी थी कि ये तुम नहीं बोल सकते। उस पे क्वेश्चन नहीं, बुद्धि खत्म है। रवीश के बुद्धि बहुत पहले से खत्म है। आपने एक टर्म बनाया हुआ है जो मुझे बहुत सही लगता है, रवीश रोना। वही चल रहा है, वही चल रहा है ये रवीश रोना। और इनका जो मेल्टडाउन है वो आई थिंक सदा चलता रहेगा। बट जो पॉडकास्ट था, वैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात लगी इस पॉडकास्ट में। आई थिंक ये मेरा हमेशा से मानना है दैट नरेंद्र मोदी जी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर ऑफ आवर कल्चर एंड जो वो है, और ये बहुत अच्छे से डब होके भी। और ट्रंप ने इसको शेयर किया ट्रूथ सोशल पे। यार ये देखो ना, ट्रंप ने शेयर कर दिया, चाइना ने भी इसके ऊपर, जो ये कॉन्ट्रास्ट बहुत मजेदार था, रशिया ने भी कर दिया। एग्जैक्टली। तो दिस हैज, जो लोग कहते हैं ना अरे मोदी और ट्रंप की क्या इक्वेशन है और ये है,
ठीक है वो टैरिफ्स वगैरह की बात होगी, दैट इज ओके, एवरी कंट्री हैज टू वॉच आउट फॉर इटसेल्फ, बट अदरवाइज देयर इक्वेशन इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज। ये मेरा एक्चुअली मानना है। जो लोग I just hope मजाक उड़ाते थे कि अरे पॉपो ने वॉर रुकवा दी, और ये आज मान रहे हैं लोग कि ही स्टॉप्ड रशिया from using nukes. It's admitted right, today. right. अब तो the Polish Poland का मिनिस्टर था ना, पोलैंड के मिनिस्टर ने बोल दिया। अब भैया वहां पे भी आरएसएस नहीं पहुंच गई, वो भी संगी नहीं बन गया कि पोलैंड वाला भी संगी बना। नहीं बोल देंगे, वो बोल देंगे, जिनका काम ही है ना, बोल देंगे भाई वो 800 साल राज किया उन्होंने, तो आप मूर्ख मत बोलिए उन्हें। वो 800 साल राज करने वाले लोग वो कुछ भी बोल सकते हैं भाई। पोलिश मिनिस्टर ने बोल दिया, और अब तो ग्रॉक ने भी बोल दिया। हाँ, अरे ग्रॉक ने जो तबाही मचाई है इधर, इतनी कस के लिए सबकी ग्रॉक टेक्स नो चिल्स, बिल्कुल लूजेस, एकदम धड़ से जवाब देता है, वो उसी भाषा में देता है। साले तुम्हारे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन वैसा आंसर धड़ से देता है कि भाई ये है तो लो, तुम पलट करके लो। उसमें जो ओवैसी वाली पार्टी के लोग हैं ना, वो घुमा घुमा के लिख रहे हैं, वो तब भी नहीं दे रहा, वो घुमा घुमा के लिख रहे हैं औरंगजेब कैसा राजा था, औरंगजेब के टाइम इकोनॉमी कितनी अच्छी थी, वो तब भी धड़ से दे रहा है। साले औरंगजेब आलमगीर नहीं बनने वाला तुम्हारा। तो चलिए ऑन दिस नोट आज का जो पॉडकास्ट है बिंदास बकैती का भाई साहब हम यहाँ पर बंद करते हैं, क्योंकि हमारे जो कैमराज हैं ना उनकी बैटरी भी डाउन होने लगी है, वो दोबारा लगाने पड़ेंगे और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी उससे। इसलिए मैं आउट हूँ, दिख नहीं रहा, मिस्टर इंडिया हो चुका हूँ। हाँ, तो एनी हाउ थैंक्स करण भाई फॉर कमिंग, और मजा आया बहुत। और ये करना है, और हम लोग इसमें ना जनता को भी धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे कमेंट्स में भी ये लिखें किस टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं चर्चा, बिकॉज ये आपका प्लेटफॉर्म है एक तरह से। बिंदास बकैती इज नॉट जस्ट फॉर द थ्री ऑफ अस, इट्स फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।